Good afternoon, everyone. Could you please confirm my voice is loud and clear? Okay, thank you so much for your confirmation. I hope you all are doing good and had a great day. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you so much, everyone. Thank you so much, अरुण जी. ओके, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का. सेशन को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको आगे की वर्किंग बता देता हूँ कि अब से हम एलएमएस को कैसे चलाने वाले हैं. तो उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा सब लोग. आपके साथ में एक एलएमएस का गूगल फॉर्म शेयर करा है हमने, जिसके अंदर में कुछ डिटेल हैं, जैसे कि आपका नेम हो गया, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया. उस गूगल फॉर्म के अंदर में जैसा कि मैंने आपको बताया था. अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने उसमें ऑलरेडी गूगल फॉर्म को फिल करा भी है. एक बार मैं उस गूगल फॉर्म को ओपन करता हूँ. ओके. तो इसके अंदर में जो टैब बना रखी है, एक है नेम, एक है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक है रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, और एक है एनी स्पेसिफिक स्टॉक यू वांट अस टू डिस्कस. और इसी के आगे एक और है एनी स्पेसिफिक क्वेरी रिलेटेड टू योर स्टॉक मार्केट जर्नी. आप में से काफी लोगों ने ये गूगल फॉर्म फिल करा है. तो अब आगे की वर्किंग क्या होगी वो मैं आपको समझाता हूँ. देखिए, यहाँ पे इस गूगल फॉर्म से मैं आप लोगों के क्वेश्चन लूंगा. आपका कोई स्टॉक है वो आपने लिख रखा है, वो मैंने डिस्कस कर लिया. साथ में आपका कोई अलग से स्पेसिफिक क्वेश्चन, जैसे दूसरी टैब है ना, एनी स्पेसिफिक क्वेरी रिलेटेड टू योर स्टॉक मार्केट जर्नी. उसके अंदर में अगर आपका कुछ डाउट है स्टॉक मार्केट जर्नी के रिगार्डिंग, या फिर अभी भी कोई ऐसी चीज है जो आप मैनेज नहीं कर पा रहे, वो फिर चाहे रिस्क मैनेजमेंट हो, फिर चाहे इमोशंस हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड. कहने का मतलब वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ ना कुछ है अभी भी, तो वो आप वहां पर मेंशन कर रहे हैं. और वैसा ही आप लोगों ने इसके अंदर में भरा है, जैसा कि मैं इसको पढ़ रहा था. अब यहां से मैं क्वेश्चन लूंगा, एक एक का नाम पढ़ूंगा, और उसके बाद में स्टॉक वाले टैब में उन्होंने क्या लिखा है वो भी मैं पढ़ूंगा, और साथ के अंदर में जो नेक्स्ट टैब है, एनी स्पेसिफिक क्वेरी रिलेटेड टू योर स्टॉक मार्केट जर्नी, इसके अंदर में क्या लिखा है वो भी मैं पढ़ूंगा. अब देखिए, एक साथ में मेरे पास में बहुत सारे रिस्पॉन्स आ गए. तो ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं कि एक क्लास में ही सबके आंसर हो जाए उस चीज के ऊपर में, क्योंकि एक क्लास में कितने हो सकते हैं, 10, 15, 20, वो डिपेंड करेगा ना कि कितनी बड़ी क्वेरी है और उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल से समझाना है, या फिर जो एग्जाम्पल उन्होंने ही लिखा है उसको अगर मुझे समझाना है तो उसके अंदर में कितना टाइम लग रहा है. तो कहने का मतलब 10, 15, 20 कितने भी ऐसे हो सकते हैं जो एक बार में रीड हों. तो इसका भी एक अलग स्मार्ट तरीका मैंने निकाला है, जो आगे की हमारी एलएमएस की वर्किंग को थोड़ा सा चेंज कर देगा, और वो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा. तो अब से हम क्या, देखिए चैट में एक प्रॉब्लम आती है. जैसे मैंने आपको लिखा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग लिखिए. तो चैट में मेरे साथ में एक बार में ही 1,000 मैसेज आते हैं, और 1,000 मैसेज को हम इमिडिएटली तो रीड कर नहीं सकते. और जैसे अभी मैंने किसी को रीड करा चैट के अंदर में, और उसका मैंने आंसर दिया, हो सकता है वो 4 to 5 मिनट लगेंगे उस आंसर के अंदर में. फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, उसको आंसर दिया, 4 to 5 मिनट लगेंगी. लेकिन अगर मैं सबका आंसर दे रहा हूँ तो हो सकता है 10 to 15 या 30 चैट हों, और फिर उसके बाद में हमें 2 घंटे हो जाए, क्योंकि सबके तो आंसर पढ़ ही नहीं सकते ना. एलएमएस को अनाउंस करा था तो उसी टाइम ये चीज मैंने इसीलिए तो बोली थी कि ये इसी वजह से तो फ्री नहीं है, क्योंकि अगर उस टाइम 35,000 स्टूडेंट एक साथ के अंदर में आएंगे तो वो लाइव क्लास प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ना. 35,000 लोगों का किसी तरह से लाइसेंस वगैरह लेके, और अगर उसको अपन कंटिन्यू कर भी लें, तो एक साथ में इतनी चैट आएंगे तो उनको हम पढ़ ही नहीं सकते. क्योंकि एक बार में अगर 1,000 लोगों की भी चैट आ रही है ना अभी, तो उनको भी पढ़ के सबके आंसर नहीं हो सकते. और ऐसा ही होता है कि 10 to 15 मैंने चैट पढ़ी, 10 to 15 के मैंने आंसर करे, और फिर क्लास का टाइम हो गया. अब अगली बार मैं वापस से जब भी बोलता हूँ कि आप अपनी क्वेरी लिखिए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कि वापस से मैं जो 10 to 15 पढ़ रहा हूँ तो उसके अंदर में उन्हीं में से पुराने वालों का कोई रिपीट हो जाए और किसी का नंबर ही नहीं आए. और ऐसा भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बहुत सारी क्लासेस हो जाए और लगातार आप लोग टाइप कर रहे हो लेकिन आपकी चैट का कभी नंबर ही ना आए.
क्योंकि आप थोड़ा-सा प्रैक्टिकली समझिए इस चीज़ को कि अगर 1000 लोग अगर उस क्वेरी को वहाँ पर लिख रहे हैं, कोई भी अपना डाउट पूछ रहे हैं, कोई स्टॉक के बारे में वो डिस्कस करवाना चाह रहे हैं या फिर उनकी कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने आज लिखी, आज उनकी आंसर नहीं हुई। उन्होंने कल लिखी, कल भी आंसर नहीं हुई, नेक्स्ट क्लास में लिखी तब भी आंसर नहीं हुई। क्योंकि मैंने बताया ना 10, 15, 20, 30 कितनी चैट को आप डिस्कस कर लोगे? अगर 30-40 भी जा रही है तो वो उस वजह से कि लाइक कि लिमिटेड वहां पर क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, मैंने बस पढ़ा और उसका आंसर कर दिया। लेकिन कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जिसको मुझे कोई एग्जांपल से समझाना है तो उस चैट के अंदर में टाइम लगेगा ही लगेगा। तो हो सकता है कि किसी की चैट बहुत लंबे टाइम तक रीड ही ना हो, और ये भी पॉसिबल है कि उसकी एक बार भी कभी रीड ना हो, ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और हो सकता है कि आप में से काफी लोगों को ये चैलेंज आया भी हो कि सर मेरा क्वेश्चन आज तक रीड ही नहीं हुआ हो। तो इन सब का मैंने एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला और उसीलिए मैंने गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ में शेयर करा। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये जो गूगल फॉर्म है आप लोग इसको भर रहे हैं, मैं इस गूगल फॉर्म से रीड करा करूंगा ताकि ये चैट वाला यहाँ पे कंफ्यूजन ही ना हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर तो मैं पढ़ूंगा तो डायरेक्टली अगेन वही होगी, जो अभी रैंडमली 10 चैट मैंने कहीं से भी उठाई उनको मैंने पढ़ा और उनको मैंने आंसर कर दिया। बाकी लोगों ने बस लिखने की इतनी ऐसे ही मेहनत करी, उनका आंसर भी नहीं हुआ। अगली क्लास में वापस से मैंने रैंडमली चैट पढ़ना स्टार्ट करा, 10, 15, 20 पढ़ी मैंने, लेकिन 1000 लोगों की तो पढ़ ही नहीं पाया और अगेन उनको आंसर नहीं मिला। थर्ड क्लास में भी ऐसा ही हो सकता है। तो मतलब चैट के अंदर में बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपका क्वेश्चन स्किप हो जाए, लेकिन गूगल सीट के अंदर में वो चांस बिल्कुल जीरो है। ऐसा भी नहीं कि 1% चांस है कि स्किप हो जाए, गूगल सीट के अंदर में 0% चांस है, क्योंकि वो एक रेडीमेड सेव्ड चैट है मेरे पास में। तो वहां पर गूगल सीट के अंदर में आपने क्वेरी डाली। अब आप लोग ये सोचें कि सर गूगल सीट पे भी तो बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आए होंगे, क्वेरी आई होंगी, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे सर अगर एक एक ने भी डाली होगी एक एक क्वेरी भी तो 1000 तो ऑलरेडी कॉलम भर गए होंगे। अभी तक सबने डाली नहीं है, पहली बात तो ये। और हाँ बिल्कुल सही बात, अगर सब लोग डालेंगे तो इतने कॉलम भर जाएंगे। और अगेन वही चैलेंज हमारे पास में आएगा कि लाइक अब की बार मैं थोड़ा सिस्टमेटिकली जरूर पढ़ पाऊंगा कि चलो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई चैट ऊपर नीचे ओवरलैप ही नहीं हो रही, किसी को बार बार में कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ रहा। मैंने सबसे पहले पहला जो कॉलम है उसको रीड करा, फिर मैंने सेकंड को, फिर मैंने थर्ड को। तो ऐसे अब आप सोचे कि सर ऐसे भी हमारा नंबर आने में टाइम लग सकता है। हाँ ये है कि नंबर सबका आएगा, पर हाँ बिल्कुल पॉसिबल है कि टाइम लगे। तो इन सारी चीजों का जो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूँ। और वो सोल्यूशन क्या है कि गूगल सीट जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है, जिसमें कॉलम क्या क्या है, एक तो टाइम स्टैम्प आ जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे आपने फिल करी तो वो आ जाता है कि कितने बजे किस डेट को कितने बजकर कितनी मिनट पर इस पर्सन ने फिल करा। फिर उसका नाम आ जाएगा, रजिस्टर्ड नंबर आ जाएगा, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आ जाएगी, एनी स्पेसिफिक स्टॉक यू वांट अस टू डिस्कस इस वाले कॉलम में एंट्री आ जाएगी, एनी स्पेसिफिक क्वेरी रिलेटेड टू योर स्टॉक मार्केट जर्नी इस वाले कॉलम में भी क्वेरी आ जाएगी। इसके आगे स्टूडेंट सपोर्ट टीम एक कॉलम बनाएगी और वो वैलिडेट करेगी कि ये जो क्वेरी जिस नंबर से आई है वो एलएमएस के स्टूडेंट हैं या नहीं। क्योंकि देखिए हाई चांसेस हैं कि आप में से कोई ना कोई इस गूगल फॉर्म को इधर उधर सर्कुलेट करे तो उनकी भी क्वेरी आए। तो फिर वही चीज हो जाएगी कि ऐसा ना हो कि रैंडमली मैं जो एलएमएस का पार्ट नहीं है उसकी भी क्वेरी को मैं आंसर कर रहा हूँ और उस चक्कर में आप लोगों की क्वेरी मिस हो जाए, इसके भी तो चांसेस है ना। तो स्टूडेंट सपोर्ट टीम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से वैलिडेट करेगी वेबसाइट के थ्रू कि ये एलएमएस के स्टूडेंट हैं या नहीं। जैसे उन्होंने वैलिडेट करा, उन्होंने उस टाइप को ग्रीन कर दिया, फिर आगे एक नए कॉलम के अंदर में लिख दिया वैलिडेटेड ग्रीन कलर के अंदर में। मतलब अब मुझे उस क्वेश्चन को देखना है, स्टूडेंट सपोर्ट टीम एडवांस रखेगी ये चीज, और मुझे अब मतलब वो क्वेश्चन पढ़ना है। और ऐसा लगा कि ये एलएमएस का पार्ट नहीं है, स्टूडेंट सपोर्ट टीम उस क्वेश्चन को वहां से हटा ही देगी ऑटोमेटिकली। मतलब मैं वो जो भी पढ़ रहा हूँ ना वो मैं वैलिडेट करे हुए ही पढ़ रहा हूँ, जिनके अंदर में मुझे सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के आंसर दिख रहे हैं जो एलएमएस का पार्ट है। अब उसके बाद में मैं जिसका भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जैसे क्लास से पहले ही मैं इसको देखता रहता हूँ सीट को, मैंने टेलीग्राम के ऊपर में जैसे फोल्डर बनते हैं ना कि फेवरेट का फोल्डर बन गया, पर्सनल, रीड, अनरीड, ग्रुप, ये जो भी अपन फोल्डर बनाते हैं टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम के ऊपर में, वहां पर टेलीग्राम पे मैंने एक फोल्डर बनाया एलएमएस के नाम पे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। लेकिन उसका यूज मैंने अभी तक नहीं किया था, लेकिन अब मैं उसका यूज करने वाला हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो भी क्वेरी मैं रीड कर रहा हूँ, जैसे वन बाय वन करके करूंगा, मैं पहले फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उस पर्सन को साथ ही साथ उस नंबर को देखते हुए मैं अपने एलएमएस वाले फोल्डर में ऐड कर लूंगा, जिससे मुझे ये हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन एलएमएस का स्टूडेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी वैलिडेटेड हो रखी है वो सीट। और अब मुझे ये हो गया कि ये एलएमएस का स्टूडेंट है और मैंने एलएमएस वाले में ऐड कर लिया। अब मैं वहां पर उसकी चैट को रीड कर लूंगा,
इससे एक ये भी हो जाएगा कि सर हम इतने दिन से मैसेज कर रहे हैं, हमारा होमवर्क भी भेजा है, तो आप चेक कर लीजिए वो हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, हमारा हार्ड वर्क जो है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब मुझे उसके ऊपर में कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी इनपुट देना है, वो मैं आराम से आपको दे पाऊंगा। साथ में मुझे ये भी दिख जाएगा इतने दिन से आप लोगों ने क्या क्या हार्डवर्क करा। देखिए एक दिन में सारे ऐड नहीं करने वाला, मैं जिसकी चैट रीड कर रहा हूं उसको मैं वहां पर ऐड कर लूंगा। और वहां पर फिर उसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ में मैं ये भी पढ़ लूंगा कि हाँ अभी तक इन्होंने इनकी मेरे साथ में क्या चैट हुई है। मतलब आज तक इन्होंने कितना होमवर्क भेजा है, कितने चार्ट भेजे हैं, और किस किस टाइप की एनालिसिस भेजी है, कैसी इन्होंने सीट बनाई है, कैसी इन्होंने माई 100 के नाम से सीट बनाई है, कैसी इन्होंने माई नेक्स्ट 100 के नाम से बनाई है। मतलब मुझे हर एक पर्सन का पर्सनली हार्डवर्क दिख पाएगा मुझे वहां पे। अब इसके बाद में क्या होगा कि मैंने वहां पर भी ऐड कर लिया। अब जो गूगल सीट पे इतने सारे वहां पर जो कॉलम फिल हुए हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है ना, ऐसा थोड़ी ना एक क्लास में 1000 का आंसर दे दे। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे कि कोई ये कहे कि सर अगर 20 20 15 15 भी आप आंसर दे रहे हो और मैंने अगर 50वें नंबर पे भरी है तो मेरा भी नंबर आने में कम से कम 4 5 दिन लग जाएंगे। बिल्कुल पॉसिबल है। बट मैं क्या करूंगा उस गूगल सीट के अंदर में, जो क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर मैं पर्सनली ही इसकी चैट पे दे दूं, तो मैं टेलीग्राम पे ही दे दूंगा, वो चाहे वॉइस मैसेज के थ्रू हो चाहे चैट के थ्रू हो, कैसे भी मैंने वहीं की वहीं आंसर दे दिया। मतलब मैंने डेडिकेटेड उस पर्सन को उसकी क्वेरी का आंसर दे दिया। और मुझे लगा कि किसी ने कोई ऐसी क्वेरी पूछी कि ये एक बिल्कुल ऐसी चीज है जो सबके साथ में शेयर होनी चाहिए, इसमें बहुत सारी लर्निंग है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर ये इस क्वेरी के ऊपर में मेरे पास में कोई ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल भी है और मैं चाह रहा हूँ कि वो सबके साथ में शेयर होना चाहिए। तो उसको मैंने वहां पर इधर की तरफ में मेरा रिमार्क डाल दिया अनआंसर्ड, ताकि मैं वो क्लास में डिस्कस कर सकूं। अब इससे क्या होगा कि मान के चलिए कि मैंने आज अगर गूगल सीट के अंदर में 100 एंट्रीज पढ़ी, कि 100 लोगों के वहां पर जो एंट्रीज आई है उनको रीड करा, उन 100 एंट्रीज के अंदर में किसी ने एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा नॉर्मली, और वो मे बी कि पर्सनल उसकी खुद की ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हो किसी भी चीज के ऊपर में, और मुझे लग रहा है कि शायद इनको पर्सनल ही प्रॉब्लम आ रही होगी, ये मुझे नहीं लगता कि क्लास में डिस्कस होनी चाहिए ये चीज। तो मैंने उनको वहीं पर आंसर दे दी, तो उनको वहीं की वहीं आंसर मिल गया, और मुझे लगा कि हाँ ये कुछ एक बिल्कुल अलग लर्निंग है, और यहाँ की इस ये वाली लर्निंग सब लोगों के साथ में शेयर होनी चाहिए। तो उस वाली चीज को मैंने क्लास में डिस्कस कर दिया। तो इससे क्या है कि मैं बहुत सारी चैट रीड कर पाऊंगा, मैं बहुत सारे लोगों को पर्सनली आंसर कर पाऊंगा, मैं क्लास के अंदर में यहाँ पर जो सच में मैटर करता है वो डिस्कस कर पाऊंगा। अदरवाइज देखिए ऐसा भी होता है कि लाइक किसी ने कोई नॉर्मल सी कोई चीज लिखी है, मुझे पता है कि मैं अभी उसको डिस्कस करूंगा, हो सकता है कि 5 से 7 मिनट अननेसेसरी के वेस्ट हों, क्योंकि वो शायद कोई सेंस भी नहीं बना रही हो वो चीज, लेकिन फिर भी डिस्कस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, उसको रीड तो करना ही पड़ेगा, आंसर भी करना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है और लोगों को वो प्रॉब्लम आ ही नहीं रही हो, बिल्कुल भी नहीं आ रही हो, और हो सकता है कि उसका मैंने मल्टीपल टाइम ऑलरेडी आंसर भी दिया हो। तो अब वो वाली चीज मैंने उनको पर्सनली ही आंसर कर दी, ताकि यहाँ पर ऐसा ना हो कि रैंडमली कुछ भी पढ़ रहे हैं और रैंडमली पढ़ने पर भी टाइम वेस्ट हो रहा है, और फिर अपने को लगा कि वो क्वेश्चन भी अपने को समझ में नहीं आया कि क्या लिख दिया उसके ऊपर में, लेकिन 2 3 मिनट खराब हो गई। और फिर साथ के अंदर में वो कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके अंदर में उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है किसी पर्सन की, तो वहां पर पर्सनली सोल्यूशन मिलेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। मैं उसको क्लास में यहाँ पर भी अगर डिस्कस करूंगा तो भी कोई सेंस नहीं है। और एक ऐसी चीज थी कि जो मुझे लगे कि ये चैलेंज सिर्फ इनको ही आ रहा है, ये बाकी के लोगों के जो फीडबैक हैं, जो पर्सनली मैंने चैट रीड करी हैं क्लासेस में, उनका मैंने क्वेश्चन आंसर का तरीका देखा, तो बाकी के लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो मैं उसके ऊपर में 10 से 15 मिनट क्यों क्लास के ऊपर में आप लोगों की खराब करूं। मतलब क्लास के अंदर में हम सेशन के अंदर में सिर्फ उन चीजों के ऊपर में फोकस कर पाएंगे जो एक्चुअल में मैटर करती हैं, आपको बिल्कुल सही लर्निंग मिले, और उनको साथ में लेते हुए कि मुझे लगे कि हाँ इसके साथ में एक ये मेरा एग्जाम्पल भी डिस्कस होना चाहिए जिससे ये प्रॉब्लम और भी अच्छे से सब लोगों को समझ में आए। तो वो भी मैं डिस्कस कर पाया, चैट भी सबकी रीड हो पाई, आंसर भी सबको मिल पाया, और क्लास में वो डिस्कस हो पाया जो बिल्कुल आप लोगों को, कहते हैं ना कि 1 घंटे या 1.5 घंटे हम जितनी देर कनेक्टेड हैं कि सच में मैटर करा और सच में शानदार लर्निंग मिल गई। कहते हैं ना कि पावर पैक सेशन रहा वो, कुछ भी उसके अंदर में अननेसेसरी का टाइम वेस्ट नहीं हुआ। इस तरह से मैं इसको करना चाह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैंने जैसे एलएमएस को जिस दिन लॉन्च वाला वीडियो बनाया था उसमें मैंने लाइव मार्केट सेशन के साथ साथ में एक चीज और बोली थी कि ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मान लीजिए। तो
जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ जो लाइव चैट है उनका ही बस अपन आंसर दे के रह जाएं और फिर अगली बार उसकी चैट का कोई आंसर ही ना मिले, कि एक बार तो चलो रीड हो गई फिर कोई आंसर ही नहीं मिल रहा। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, फिर मैंने उसके ऊपर में आपसे कुछ पूछा कि आप यही पूछना चाह रहे थे ना, लेकिन उसके लिए अब मेरे को उसका आंसर देखने के लिए सारी चैट को स्क्रॉल करना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा। अब जब मैं इतना नीचे आ चुका हूँ 500 चैट नीचे, तो फिर वापस से मैं ऊपर तो जा नहीं सकता जूम क्लास के अंदर में वहां पे, कि इतना ऊपर जाऊं और मैं वहीं से रिज्यूम करूं। क्योंकि फिर मुझे लगता है चलो मैं यहीं से चैट रीड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो कितने सारी चीजें हैं जो अननेसेसरी वहां पर, जैसे कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो रही हैं, लोगों की डिस्कस नहीं हो पा रही। तो अब वो कुछ भी मिस नहीं होगा। तो एक ऐसा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बन जाएगा अब से कि आपने कोई चीज पूछी, तो या तो वो क्लास में डिस्कस हो गई, मुझे लगा कि सब लोगों के साथ में डिस्कस होनी चाहिए, इसमें लर्निंग है वो क्लास में डिस्कस होगी। मुझे लगा कि हाँ ये वाली चीज क्लास का ही वेट क्यों करना, इनको प्रॉब्लम है 3 दिन क्यों वेट करना, मैं अभी के अभी इनका आंसर कर देता हूँ। और इससे वो मेरा एलएमएस वाला जो फोल्डर है टेलीग्राम पे, वो भी आप सब लोग उसके अंदर में ऐड हो जाओगे इस चीज से, क्योंकि गूगल शीट से वैलिडेटेड लिस्ट आ रही है मेरे पास में, उसको मैं ऐड करता जाऊंगा, मतलब जो भी चैट रीड करी उसको मैंने ऐड करा। अब आपका फ्यूचर में भी कोई मैसेज आ रहा है मेरे पास में, तो मुझे रहेगा कि हाँ एलएमएस वाले फोल्डर में आया, तो एक बार देखो तो सही क्या मैसेज है। तो वो आपकी लर्निंग अनस्टॉपेबल चलती रहेगी, बिना कोई भी बैरियर के चलती रहेगी। तो ये सोल्यूशन आपको क्या लगता है ठीक रहेगा? इतने सारे बेस्ट आ गए। चलिए बहुत अच्छा कि आपको इतना अच्छा लगा ये सोल्यूशन, तो बिल्कुल ऐसे कैसे ही रखते हैं इस चीज को। सीट आप लोगों को फिल करनी है, मैं उसको रीड करूंगा, स्टूडेंट सपोर्ट टीम उसको वैलिडेट करेगी, फिर मैं रीड करूंगा और मैं आपको एलएमएस वाले फोल्डर में ऐड कर लूंगा। ताकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो लाइव क्लास है कि 3 दिन आप वेट करें कि कब हमारा लाइव मार्केट सेशन होगा, फिर आपने कोई क्वेश्चन पूछा और वो आंसर भी नहीं हुआ, तो आपका वेट करना ऐसे ही बेकार चला गया। फिर आपने अगले सेशन का वेट करा, फिर आपने कुछ पूछा और फिर भी आंसर नहीं हुआ, फिर वापस से वेट करना ऐसे ही चला गया, और हाई चांसेस ऐसे भी है कि 3 3 महीने निकल जाए और आपका क्वेश्चन आंसर भी ना हो। ये भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर वो स्मार्ट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हमने बना लिया टेलीग्राम पे, वो मैंने एक फोल्डर बना लिया और उसके अंदर में मैं सबको ऐड करता जा रहा हूँ, तो मुझे रहेगा ना कि हाँ ये एलएमएस के स्टूडेंट हैं और मैं इनकी एक बार क्वेरी पढूं, वहां पर मैं आंसर करूं। वहां पर मुझे कुछ लग रहा है ऐसा कि हाँ ये चीज क्लास में भी डिस्कस होनी चाहिए, ये एक अच्छी चीज है, ये सब लोगों के काम में आएगी, तो मैंने यहाँ पर क्लास के अंदर में भी वो चीज डिस्कस कर दी। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और ऐड ऑन करूंगा मैं। वो क्या, कि आप लोगों ने जो पूछा वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, लेकिन मेरे पास में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रही वो भी मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लाइक कि 15 चैट मैंने रीड करी गूगल सीट से और मैंने 15 चैट का एज इट इज यहाँ पर आंसर दे दिया, बट मुझे कुछ लर्निंग देनी है आप लोगों को टाइम टू टाइम, या फिर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक डिस्कस करना है या फिर ये स्टॉक मेरी रडार पे है और क्यों है वो, इस वजह से, तो वो चीज भी मैं डिस्कस करूंगा। उसका हम अलग से टाइम रखेंगे। जैसे कि ऐसे मान लीजिए कि 1 घंटा मैंने आपके क्वेश्चन आंसर पढ़े और फिर कुछ देर फिर मैंने अपनी कोई चीज डिस्कस करी, वो पहले भी डिस्कस हो सकती है और क्लास के बाद में भी डिस्कस हो सकती है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब स्टार्टिंग की 15 to 30 मिनट मेरी चीज डिस्कस हो सकती है और फिर आपके क्वेश्चन। दूसरा ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1 आवर आपके क्वेश्चन ले लिए मैंने गूगल शीट से, और फिर उसके बाद में मेरे को जो डिस्कस करना था वो मैंने कर दिया। साथ में कभी मुझे ऐसा लगा कि चलो आज गूगल वाले जो आंसर हैं क्वेश्चन आंसर, इन सबको मैं इतने लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ और वहां पर मुझे कोई पैटर्न नोटिस हुआ कि ये ऐसा सा प्रॉब्लम सब लोगों को आ रही है, उसके ऊपर में मुझे एक प्रॉपर लर्निंग देनी है, जैसे हमारे 10 सेशन हुए ना प्रॉपरली, उस तरह से मुझे एक प्रॉपर लर्निंग देनी है। तो उस सेशन को मैं बिल्कुल उसी तरह से चलाऊंगा और मैं कह दूंगा ये हो गया सेशन नंबर 11, आपको आगे भी रिवाइज करने के लिए, क्योंकि उसमें वो कॉमन बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस हो चुकी होंगी उसके अंदर में। तो ये और एडिशनल चीज उसके अंदर में आप लोगों को अच्छा बेनिफिट उस चीज के अंदर में मिल जाएगा। डन, कंटिन्यू करें आप।
चलिए, बहुत बढ़िया। तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ और चैट को मैं कर देता हूँ ओनली मी, ताकि अब आप लोग को डिस्टर्ब ना हो। तो देखिए, गूगल सीट को मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। गूगल सीट को मैं पढ़ूं उससे पहले एक चीज और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने, याद हो आपको, जिस दिन सेक्टर डिस्कस कर रहे थे, उस दिन सेक्टर के अंदर में हमने निफ्टी मीडिया, इसको डिस्कस किया था। और हम यही बात कर रहे थे कि पहला एक ये डिमांड जोन है हमारे पास में, यहाँ से भी चांसेस है कि प्राइस ऊपर चली जाए। एंड देन हमने इसके नीचे एक और मंथली का डिमांड जोन मार्क करा था कि हो सकता है यहाँ से जाए, और तीसरा नीचे एक और था। मतलब दो तो थे ये मंथली के डिमांड जोन, एक तो ये हो गया और ये हो गया, तीन मंथली के डिमांड जोन थे। ऊपर वाले मंथली के डिमांड जोन में हमारे पास में वीकली का डिमांड जोन था, ये वाला। और मैं आपको ये डिस्कस करते करते उस दिन एक पैटर्न बता रहा था कि क्या होता है कि जब भी ऐसे जोन में आए प्राइस वहां पर, और वही कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, और तीन से भले चार, तो वहां से एक क्विक ट्रेड बनती बनती है। ये देखिए, जिस दिन ये आया, ये डेली की कैंडल बनी उस जोन से। निफ्टी मीडिया जिस दिन आया डिमांड जोन के अंदर में, इस वीकली वाले में ये कैंडल बनी। अब उस दिन की मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, जो मैंने ली थी, कैप्चर करी थी। ये है हीट मैप उस दिन का। उस दिन सारे सेक्टर में निफ्टी मीडिया टॉप गेनर था। मैं दूसरी पिक्चर और दिखाता हूं आप लोगों को। ये थे निफ्टी मीडिया के उस दिन के स्टॉक, कि किस हिसाब से चले, देख लीजिए आप। इसके अलावा मैं आपको एक पिक्चर और दिखाता हूं। ये है निफ्टी आईटी की पिक्चर। इसके अंदर में टॉप गेनर कौन सा है? ओएफएसएस। अब मैं इसके ऊपर मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। निफ्टी मीडिया हमने देखा कि डिमांड जोन में है और उस दिन का टॉप गेनर था ये, और निफ्टी मीडिया के स्टॉक भी सेम। अगर यहां पर हम बात करें, यहीं से मैं पिक कर लेता हूँ निफ्टी आईटी। ये है निफ्टी आईटी का वीकली का डिमांड जोन, जो हमने निफ्टी मीडिया के साथ में ही मार्क करा था। और मैं कह रहा था कि ये डिमांड जोन भी वीकली का जब एक दूसरे के साथ में आएंगे, तो इनको अपने आप ही बाय डिफॉल्ट एक और अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और हम उस दिन क्या बात कर रहे थे कि ये ऐसी चीजें हैं जो आपको खूब क्विक ट्रेडिंग के मौके देती हैं, कि आपने मार्क करके रख रखा, होमवर्क कर रखा, वहां पर प्राइस आई और आपने देखा कि इसके साथ में क्या क्या चीज आ रही है, और वो फिर सेम डे आपको पैसा बना देती है। मतलब आप डेली सामने बैठे रहते हैं ना, तो जो अपन बोर होते हैं ना कि कब ईयरली इनकम ट्रेड आए, कब हाफ ईयरली इनकम ट्रेड आए, कब क्वार्टरली इनकम ट्रेड आए, वो बोरिंग वाला काम ये चीजें खत्म कर देती हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं और कुछ ना कुछ क्विक ट्रेडिंग से पैसा बन रहा है। जैसे ये निफ्टी आईटी आया, निफ्टी आईटी के साथ में जो मैंने अभी आपको टॉप गेनर दिखाया ओएफएसएस, ये देखिए, ये आया इस वाले डिमांड जोन के अंदर में। यहाँ पे इस वाले डिमांड जोन के अंदर में, और ये यहाँ से तब से कंटिन्यूअसली चल रहा, अच्छा डिमांड जोन था। हाँ, ये अगर डायरेक्टली रेड कैंडल होती ना, ये रेड कैंडल होती इस मूव के बाद में, तो शायद इतना अच्छा नहीं रहता। फिर हम ये कहते हैं बाइंग सस्टेन नहीं हो पाई। सीधा यहाँ पर गैप अप ओपन हुई और फिर नीचे आ रही, तो मतलब बाइंग कहाँ सस्टेन हो पाई। लेकिन उससे पहले एक ग्रीन कैंडल है, और ये ग्रीन कैंडल सेम डे ग्रीन ही रही है। गैप अप ओपन होने के बाद में ये सेम डे ग्रीन ही रही है और ऊपर जाके और क्लोज हुई है। मतलब यहां से जो बाइंग आई थी ना, वो अच्छी थी। यहाँ से जो बाइंग आई वो अच्छी थी। ये वाली चीजें भी छोटी छोटी नोटिस करा करें आप पैटर्न के अंदर में, कि अगर ड्रॉ बेस बेस और गैप अप के साथ में इस तरह से ग्रीन कैंडल है, तो इसका मतलब ये कि सेम डे प्राइस वहां सस्टेन कर पाई, और न सिर्फ सस्टेन कर पाई, सेम डे गैप अप ओपन होने के बाद में भी वो ऊपर जा रही है, तो मतलब बाइंग जेन्यून है। और ये ग्रीन कैंडल ना हो, डायरेक्टली रेड कैंडल, तो मतलब गैप अप हुई बहुत अच्छी, लेकिन वहां पे सस्टेन ही नहीं हो पा रही है, और वहां से फिर प्राइस नीचे आ रही है, तो मतलब बाइंग इतनी जेन्यून नहीं है। ये डिमांड जोन टूट सकता है। फिर डिमांड जोन ही नहीं हुआ ना, क्योंकि लेगआउट कैंडल दिख ही नहीं रही। अब अपन ये कहें कि ये गैप है और ये रेड लेगआउट मान लेते हैं, वो कोई सेंस नहीं है। ये ग्रीन इस तरह की है, तो फिर वो सच में जेन्युइन चीज है। फिर आप ये मानिए नहीं कि ड्रॉप बेस रैली, ये अपने आप में कितना पावरफुल डिमांड जोन होगा। और जब ये डिमांड में आ रहा है और निफ्टी आईटी भी डिमांड के अंदर में आ रही है, तो सेम डे आएगी आएगी ना अच्छी मूव, यहाँ से क्विक पैसा बनेगा ही बनेगा ना।
और मैंने कहा ना, फिर ये बिना मल्टीपल टाइम फ्रेम के भी चल जाती हैं चीजें। और अगर इसके साथ में निफ्टी मीडिया और आ गया तो देखिए, एक से भले दो। फिर निफ्टी मीडिया को इसका सपोर्ट मिल गया निफ्टी आईटी का, और निफ्टी आईटी को निफ्टी मीडिया का मिल गया। तो ये ऐसे काम करती है। तो जो उस दिन हमने क्लास में होमवर्क करा था, जो सेक्टर एनालिसिस वाला, उसके अंदर में ये देखिए चीजें आके इस तरह से चली। तो ये मैंने फोटो लेके रख रखी थी आप लोगों के साथ में डिस्कस करने के लिए, कि ऐसी चीजें भी डिस्कस होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा कि हाँ, हम ऐसी चीजें मार्क करके रखें और उनको एज ए क्विक ट्रेडिंग हम काम में ले सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या है? पैसा बनाना। पैसा बनाना, और मार्केट को पैसा तो देना तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हमारा गोल है। ठीक है। अब हम आते हैं गूगल सीट के ऊपर में। तो गूगल सीट के ऊपर में 15, आज मैं 15 क्वेरी पढ़ने वाला हूँ, और आज मैं 15 सारी की सारी पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने किसी को पर्सनली आंसर किया नहीं है। क्योंकि मैंने आगे का प्रोसेस तो अभी बताया ना आपको। तो अभी जो स्टार्टिंग की 15 है ना, उनको मैं पढ़ता जा रहा हूँ। और फिर आगे की जो भी होंगी, मतलब इन 15 को तो मैं जैसे रीड करूंगा, रीड करने के बाद में इस क्लास के जस्ट बाद में मैं उनको एलएमएस वाले फोल्डर में ऐड कर लूंगा। और फिर मैं जैसे जैसे रीड करता जाऊंगा, एलएमएस वाले फोल्डर में ऐड करता जाऊंगा। पर्सनली मैंने आंसर कर दिया, उसको मैंने लिख दिया आंसर्ड। और जिसको मैंने आंसर नहीं करा, या फिर कर भी दिया लेकिन मुझे लग रहा है कि क्लास में डिस्कस होना चाहिए, तो उसके आगे मैंने लिख दिया अनआंसर्ड। इट मीन्स ये क्लास में डिस्कस होगा। ये चीज ऐसे हो जाएगी। एंड अगेन मेरे पास में एंट्री वैलिडेट करी हुई आ रही। तो मेरे पास में कोई भी ऐसी एंट्री नहीं आ रही जो एलएमएस का पार्ट नहीं है। और वो जरूरी है, वो आपके भले के लिए ही, अदरवाइज एक बार ये गूगल फॉर्म इधर उधर गया, कोई सेंस ही नहीं बनेगा, फिर आपके क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। तो इसलिए जरूरी है कि वैलिडेट करी हुई फिल्टर एंट्री मेरे पास में है। तो पहला जो कॉलम है उसको मैं रीड कर रहा हूँ। 7 अक्टूबर, 6:37 and 59 सेकेंड। पहली एंट्री है अरुण सिंह तंवर। मोबाइल नंबर है 9461 एंड डेस 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 डेस। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अरुण डेस 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 डेस। यस। पूरे मोबाइल नंबर मेल आईडी आपको पता होगी ऑलरेडी, लेकिन मैं लाइव क्लास चल रहा, रिकॉर्डेड भी है, तो मैं यहाँ पे बोलना नहीं चाह रहा हूँ। एनी स्पेसिफिक स्टॉक यू वांट अस टू डिस्कस, और इन्होंने लिखा नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। फिर लिखा एनी स्पेसिफिक क्वेरी रिलेटेड टू योर स्टॉक मार्केट जर्नी, इसमें भी इन्होंने लिखा कि बहुत अच्छा चल रहा, सब कुछ अच्छा चल रहा। अब ये एंट्री मेरी ही थी, और वो मैं इस फॉर्म को टेस्ट कर रहा था, इसलिए मैंने ये एंट्री इसके अंदर में डाली। अब मैं पढ़ता हूँ दूसरी एंट्री। यस, पहली एंट्री मेरी थी। अब मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड एंट्री, तो इसको सेकंड को ही हम फर्स्ट मानेंगे। ये आई है 646 पे, सुब्रता रॉय। अब देखिए आप लोग है ना, एक चीज यहाँ पे ऐसे मत कीजिएगा कि मेरी एंट्री जल्दी पढ़ी जाए, तो चलती हुई क्लास का छोड़ के मैं कि इस पर तो ध्यान बाद में देंगे, चलो मैं गूगल फॉर्म भर देता हूँ पहले। कुछ नहीं बनेगा उस चीज से। फिर जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ वो ही नहीं सुन पाए, तो फिर उस गूगल फॉर्म को भरने का भी क्या सेंस बना वहां पर। आज मैं सारी चीजें रैंडमली पढ़ रहा हूँ, मतलब हर एक सिंगल एंट्री में पढ़ रहा हूँ। कल से मैं, मतलब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर में हो सकता है बहुत सारी मैं यहाँ से पर्सनली आंसर दे चुका हूँ। तो सुब्रता ने पूछा है एनी स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर में एचसीसी। आगे इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा एचसीसी कि क्यों डिस्कस करना है, तो आगे कुछ लिखे एचसीसी क्यू आईटी ट्रेड या फिर कुछ ना कुछ ऐसा। इसलिए आज मैं सारी पढ़ रहा हूँ ताकि मैं आपको ये भी बता दूं कि आगे से थोड़ा कुछ लिखना हो उसके ऊपर में। तो एचसीसी को चलो हम डिस्कस कर लेंगे जल्दी से क्विकली। एंड देन उसके बाद में उन्होंने लिखा है एनी स्पेसिफिक क्वेरी में, मतलब इसी की आगे लिख दी इन्होंने, शुड वी वेट फॉर द हाफ ईयरली जोन लाइक 19 रुपीज, और इट कैन बी ट्रिगर्ड फ्रॉम द करंट मार्केट प्राइस। एचसीसी का चार्ट ओपन करते हैं अपन। देखिए, एचसीसी के अंदर में हाफ ईयरली पे अगर मैं जाऊं तो ये एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इसको वीक टू वीक भी मार्क करूं तो ये थोड़ा सा मिसिंग है अभी भी। अगर वीक टू वीक भी मार्क करें तो एक बार चेक कर लेते हैं प्रॉपरली। ये लो है 21.97, और इसका हाई है 21.65। तो मतलब थोड़ा सा मिसिंग है, कोई इतना ज्यादा नहीं, बट है थोड़ा सा गैप क्लियरली दिख रहा। और वो गैप तब दिख रहा है जब हमने इसको वीक टू वीक मार्क करा, और अगर बॉडी टू वीक मार्क करेंगे तो डेफिनेटली फिर मिसिंग है। और कहीं ना कहीं ये मिसिंग होने की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि इसके अंदर में अगर कुछ
जो जल्दी मूव आए ना वो शायद यहाँ कहीं के आसपास से आए, इधर वाले एरिया से। बट क्योंकि देखिए ये पैटर्न दिखा भी रहा है, इसने बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। मंथली का ये डिमांड जोन ऑल्दो बन गया, इसके अंदर में ड्रॉबेस रैली, बट ये सारी की सारी क्विक ट्रेडिंग। देखिए मैं एक सिंपल अप्रोच रखता हूँ, आप जो भी चीज पूछेंगे उस पर मैं मेरी लर्निंग आप लोगों को बताता रहूंगा। मेरी अप्रोच सिंपल रहती है कि अगर प्रॉपरली ट्रिगर हो गया ना, तो अब मैं उसके अंदर में अच्छा खासा बना रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि अब ये यहाँ से अग्रेसिवली ऊपर जाएगा। और प्रॉपरली ट्रिगर नहीं हुआ, मीन वाइल प्राइस ऊपर से ही जाने लगी, तो मैं उन फॉलोअप जोन को जो कुछ भी बन रहा है ना उनको एज ए क्विक ट्रेडिंग काम में लूंगा। जैसे इसमें ये मंथली बना है, इसी के अंदर में ये कुछ एक मल्टीपल डिमांड जोन, जैसे अभी अभी रिसेंटली ये बहुत अच्छे इस वीकली के डिमांड जोन में आया था। इससे पहले ये वाला डिमांड जोन भी था, इससे भी एक मूव आई है, बट देखिए इसकी कोई क्लोजिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाई। अगर इस वाले डिमांड जोन की भी थोड़ी सी क्लोजिंग अच्छी हो जाती ना, तो इसके अंदर में भी मूव हम ये कहते हैं कि हाँ थोड़ी सी और डिसेंट है। बट हाँ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिख रही है, तो एक एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग के तौर पे, स्कैल्पिंग के तौर पे मैं ऐसे जोन को काम में ले लेता हूँ। ये मुझे थोड़ा और उससे अच्छा लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिवर्सल पैटर्न हो गया, थोड़ा सा ओरिजिन हो गया, और इसका कुछ अचीवमेंट भी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक सी मूव आनी चाहिए, जो कि इसके अंदर में आई भी वहां पर। बट ये सारे के सारे लेवल मैं एक एज ए स्कैल्पिंग के तौर पे ही काम में लेता हूँ। इनके अंदर में मैं ट्रेडिंग ऐसा नहीं कि यहां से कि आप चलो ठीक है इसके अंदर में लॉन्ग हो जाए, वहां पे लॉन्ग होने के लिए मैं प्रॉपर लेवल ट्रिगर होने का वेट करता हूँ। जिस दिन ये यहाँ कहीं के आसपास एटलीस्ट ये जो पहला बॉक्स है ना इसको भी ट्रिगर हो जाएगा ना, फिर हम ये सोचेंगे, फिर ये कंसोलिडेशन हमारे लिए उतना ही अच्छा एडवांटेज हो जाएगा। क्योंकि फिर हम ये एज्यूम करेंगे कि कंसोलिडेशन तो होना था, वो हो चुका। कंसोलिडेशन होने के बाद में ट्रिगर हुआ, तो चलो अब इसके अंदर में बने रहते हैं और ये शायद अब एक अच्छा बड़ा टारगेट दे दे। ये मेरी सोच होती है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसी चीज के लिए, आप उसी लर्निंग के लिए ही क्लास ले रहे हैं, कि ताकि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, किस तरह से मैं प्लान करता हूँ, किस तरह से मैं सोचता हूँ, वो आप लोगों को पता लगे। तो ये था सुब्रता एचसीसी के ऊपर में। दूसरा है अभिषेक राम भंडारे। अभिषेक ने बोला है जी नेटवर्क, और साथ के अंदर में इन्होंने लिखा है जी नेटवर्क 18+ मीडिया सेक्टर। आई हैव शेयर द स्टडी विथ रवि सर ऑलरेडी। ये भी एक अच्छी चीज है। देखिए कोई चीज अगर मेंटोर के साथ में शेयर कर रहा है, मेंटोर से आंसर मिल गया, तो फिर वो और भी अच्छी चीज है। फिर भी मैं इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। झील को अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगले वाले कॉलम में आपने लिखा है हाउ टू मैनेज पोजीशन साइज इन क्विक ट्रेडिंग। ओके, तो ये तो हो गई आपकी प्रॉब्लम कि पोजीशन साइज कैसे मैनेज करनी। अब देखिए इन्हीं चीजों से, अब इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं सबके ही काम का होगा ना ये आंसर। चलो जी नेटवर्क सबके काम का हो या ना हो, कई लोग तो जो जी के अंदर में अगर टॉप डाउन अप्रोच करके बैठे हैं तो उनको तो डेफिनेटली काम का। कई लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी एक्शन ले रखा है, या फिर जिन्होंने ऑलरेडी ये सोच रखा नहीं इसमें अभी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी चीज सबके काम की है। दोनों चीजें डिस्कस करते हैं। पहले मैं झील का चार्ट ओपन करता हूँ। अगेन देखिए इसमें मैं वो चीज बताऊंगा कि मैं कैसे सोचता हूँ, ठीक है। फिर आप अपने प्लान को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो। ईयरली का डिमांड जोन कोई ऐसा दिख नहीं रहा हमें, ये था जिसके अंदर में ट्रिगर हुई प्राइस और ऊपर गई और फिर वापस से नीचे आ रही है। मतलब ईयरली के डिमांड जोन से चल के प्राइस वापस नीचे आ रही है। अगर मैं हाफ ईयरली की बात करूं, और हाफ ईयरली के मैं अगर इस वाले एरिया को मार्क करता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाफ ईयरली को टच कर चुका है। देखिए इसमें कोई ज्यादा गैप दिख नहीं रहा, तो हम मान सकते हैं कि हाँ ऑलमोस्ट टच हो चुका है। और देखिए अगर 5-7 पैसे का है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो भी पैटर्न आप देखिए ना, इसको हमने विक टू विक नहीं बॉडी टू विक मार्क करा, और ये वाली बेस कैंडल नहीं ये वाली कैंडल पे मार्क करा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि हाफ ईयरली ट्रिगर हो चुका है। फर्क है देखिए, एचसीसी में हम विक टू विक गए, और विक टू विक भी वो कुछ मिसिंग था। यहां पर हम बॉडी टू वीक गए, और बॉडी टू वीक के अंदर में भी इस वाली कैंडल पे नहीं इस वाली कैंडल में। तो यहां पर अगर 10-20-30 पैसे बचा हुआ है ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये ना सोचें कि अभी भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। यहां पर कह सकते हैं कि हाफ ईयरली का जोन भी ट्रिगर हो चुका है। पहले देखिए जब ये यहां से लौटा था ना तब ईयरली का जोन ट्रिगर हुआ, और अब हमारा हाफ ईयरली का जोन ट्रिगर हो चुका। क्वार्टरली पे जाए तो क्वार्टरली का एक ओरिजन मिसिंग है थोड़ा सा। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वहां तक आया है, बस मिसिंग क्लियरली दिख रहा है, तो बस उस वजह से मैं इसको मार्क कर रहा हूं, ये वाला। और या फिर एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं बॉक्स को, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि प्राइस भी पता लग जाए। तो 72-73 के अराउंड ये वाला एरिया है।
तो अब हम मान के चल रहे हैं कि प्राइस ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रही है, लेकिन क्वार्टरली का जो ओरिजिन है वो मिसिंग है। तो मे बी कि अगर उसी ईयरली इनकम ट्रेड को कंसीडर भी करें और डाउन ट्रेंड में भी कंसीडर करें तो भी वो थोड़ी सी मिसिंग है। बट जैसे होता है ना कि प्राइस हाफ ईयरली से भी तो जा सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं उसकी भी। मैं क्या करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। मैं इस वाले लेवल को दिमाग में रखूंगा कि जब 72 के अराउंड आए तब मैं कहीं जेल के अंदर में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूं। ये मेरे किसी भी पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं, किसी भी डीमैट अकाउंट का फिलहाल, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से मैं इसमें यही वेट कर रहा हूँ कि आए नीचे तब जाके कभी ऐड करेंगे इसको। ऐसा नहीं कि ये शेयर मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मानता, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन मेरे को जो रेट चाहिए उस रेट पे मिल जाएगा तो मेरे लिए तो वो अच्छा हो जाएगा। तो अब अपन देखते हैं कि मेरी अप्रोच ये कि 72 73 के आसपास आएगा तब इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करें। उससे पहले यहां पर कुछ बन रहा है, जैसे क्वार्टरली इतना खास नहीं, लेकिन हमने देखा कि मंथली का ये वाला डिमांड जोन अभी एक नया डिमांड जोन बना, इसको मार्क कर देते हैं, इस वाले मंथली का डिमांड जोन। अब देखिए ये मंथली का डिमांड जोन हमारे उसी हाफ ईयरली वाले से रिएक्ट होके बना, तो हम ये भी कह सकते हैं हाफ ईयरली के डिमांड जोन के बाद में एक फॉलोअप डिमांड जोन बना है मंथली का। वीकली पे जाते हैं, वीकली का ये डिमांड जोन है जिसके अंदर में प्राइस विक टू वीक आ चुकी है और बॉडी टू वीक आने वाली है, तो अलग से मार्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए दोनों की प्रोक्सिमल लाइन सेम ही दिख रही है। तो वही कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे मंथली वाले वो बॉक्स को हिट करेगा हम कह देंगे वीकली वाले डिमांड जोन में भी हमें एंट्री मिल चुकी है। और कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंगली बहुत सारे लोगों ने यही चीज प्लान करी होगी। देखिए मैं थोड़ा सा रिस्की मानता हूँ, वो क्या, क्योंकि मुझे लग रहा है कि क्विक मूव आ जाए तो आ जाए, पर ट्रैप होने के थोड़े से क्या चांसेस रहते हैं। ये यहाँ पर जो पैटर्न दिख रहा है ना, जैसे ये हुआ, इसके नीचे ये हुआ, इसके नीचे ये हुआ, ये डेली पे देखिए कैसा दिख रहा है। पहला तो वीकली पे जो हमें प्रॉपर दिख रहा था ना वो देखिए थोड़ा सा पुअर हो गया, और फिर अब हमें जो प्रॉपर दिख रहा है ना वो वीकली के नीचे दिख रहा है। वापस से मैं वीकली पे जा रहा हूँ, देखिए ये यहाँ पर वीकली पे प्रॉपर दिख रहा, लेकिन ये कुछ नहीं दिख रहा और ये कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि डेली पे यहाँ और यहाँ ही दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तो कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूजन आ गया कि प्राइस हो सकता है यहाँ से भी चल जाए, प्राइस हो सकता है यहाँ से भी चल जाए, प्राइस हो सकता है यहाँ से भी चल जाए। तो आप लोग एज ए स्कैल्पिंग के तौर पे करना चाह रहे हैं तो एज ए फ्री हिट की तरह इसको खेलना, कि अगर प्राइस रिवर्स होने लगे तो काट देना। ऐसे मत करना कि जैसे यहां पर लिया है एज ए ट्रेडिंग के तौर पे और फिर आप ये सोचें कि चलो ठीक है 1:1 नहीं मिला, प्राइस नीचे आ गई, क्या पता इस वाले डिमांड जोन से चल जाए, इस वाले से। फिर आपने देखा चल रही है लेकिन आपकी जो एवरेज प्राइस है उससे ऊपर नहीं गई, फिर आपने देखा कि चलो वापस नीचे आ गई, फिर आपने देखा कि चलो इस वाले बॉटम से चल जाए, अगेन थोड़ी सी ऊपर गई लेकिन आपकी प्राइस से ऊपर नहीं गई और ये फंस गई ट्रेड। और ये जैसे इसने नया लो लगाया फिर आपको क्लियरली लगेगा कि 72 73 आ सकता है। तो अगेन वही चीज होगी, अगर करंट करंट प्लान और फ्यूचर प्लान मिसमैच होने के चांसेस हैं तो मैं ऐसा रिस्क नहीं लेता। तो मैं इसके अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं अगर इसको एज ए स्कैल्पिंग खेलूंगा भी ना कि मुझे निफ्टी मीडिया का कोई डेली का डिमांड जोन वगैरह मिल गया और एज ए स्कैल्पिंग खेलना, तो मैं ये ध्यान में रखूंगा कि सेम डे एग्जिट हो जाऊं। फिर ये चाहे यहाँ से ऐसा भी लगा ना कि ये तो यहाँ से चल गया, मतलब मंथली और वीकली चले ही जा रहा है, मतलब स्टॉक 72 नहीं है यहीं से रिवर्सल हो गया, तो मुझे कोई दुख नहीं है। मैं जो नए फॉलोअप डिमांड जोन बनेंगे उनको मैं वापस से खेल लूंगा। और वो नए फॉलोअप डिमांड जोन बनते बनते ऊपर ही चले गए, उसने नया मंथली का लोकेशन बना दिया, वीकली का ट्रेंड भी चेंज कर दिया, डेली का एग्जीक्यूशन भी अच्छे बना दिए। तो मैं मानूंगा शायद स्टॉक अभी यहीं से रिवर्स होगा। क्या फर्क पड़ेगा कि मैं 105 106 पे बाई ना करके उसको 130 140 पे बाई करूं, लेकिन वो एंट्री तो सेफ रहेगी ना। एक सिंपल सी बात है कि 105 वाली एंट्री आप सोच रहे हैं कि 200 जाए, 200 जाए, लेकिन एक साल लगा दे, और कोई गारंटी नहीं कि 105 पे जब आप ले रहे हैं ये नया लो लगा दे 73 का, और फिर 73 से रिवर्स होके ऊपर 200 जाए और उस वाले प्रोसेस में एक साल की जगह 2 साल लग जाए। और एक ये वाली चीज की चलो यहां ना बाई करके जब प्रॉपर लगा कि कुछ सच में बन गया, चाहे 140 पे ही क्यों ना ऐड करना पड़े, 130 भी नहीं 140 मान लीजिए, चाहे 150 मान लीजिए आप और भी ऊपर कर लीजिए, और अब 200 के लिए हमें सिर्फ 3 महीने वेट करना पड़े, तो वो ज्यादा सेफ पैटर्न है कि कम टाइम के अंदर में ज्यादा पैसा बन गया। वो 50 रुपए मिले लेकिन 3 महीने में, पहले 100 रुपए मिल रहे थे लेकिन 2 साल में, और उससे पहले ये स्टॉक नीचे भी जा रहा था कंसोलिडेट भी कर रहा था। तो मैं मेरा फोकस ये कि कम टाइम के अंदर में वो स्टॉक मुझे अच्छा रिटर्न बना के दे, टोटल गेम है पूरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। और जैसा कि मैंने एक बार हाइब्रिड में भी बोला था कि यही चीजें ऐसी होती हैं छोटी छोटी कि आपकी 10 बैट अगर आप सही खेल रहे हैं, कि होता ना कि
3 महीने के अंदर में 50 रुपए की मूव, या फिर मैं कहूँ 1 साल के अंदर में 50 रुपए की मूव, दोनों में बहुत फर्क है। आप देखें, एक ट्रेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वहीं पर अगर इस पैटर्न को 10 बार आप रिपीट करते हैं, जो कि कई साल भी लगती है इन चीजों के अंदर में, तो उसके अंदर में आपकी वेल्थ के अंदर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने का मिलता है, बहुत ही ज्यादा बड़ा। मतलब ऐसा भी नहीं कि चलो कि 2 गुना 3 गुना, इतना डिफरेंस, 100 गुना भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि किसी ने उस तरह से अगर 1 करोड़ बनाए, तो दूसरी तरफ कोई पर्सन उसी को स्मार्टली खेल के अगली 10 साल में 100 करोड़ भी बना ले। इसके ऊपर में भी कभी एक सेशन लेंगे डिटेल में, कुछ एक एग्जांपल से, कुछ एक केस सिनेरियो से मैं बताऊंगा। फिलहाल ये फोकस रखें कि मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ कि एटलीस्ट वहां पर कम टाइम के अंदर में ज्यादा रिटर्न मिले, ये मेरा फोकस रहता है। अदरवाइज जो छोटी छोटी चीजें मिल रही, मैं उनको एज ए ट्रेडिंग स्कैल्पिंग के तौर पे काम लेके मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो इनके ऊपर में मैं निफ्टी मीडिया अगर आता है, कुछ ना कुछ मिलता है, तो एज ए स्कैल्पिंग काम में लूंगा। बट मेरा ये पूरा फोकस रहेगा कि ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मैं इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट ना होने दूं। और अभी मैं ये सोचूं, जैसे आप में से कोई पर्सन ये सोचे कि सर क्या इसको एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए बाई कर सकते हैं, 40-40-20 कर सकते हैं, तो उसके लिए मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे बेटर स्टॉक हैं। मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे बेटर स्टॉक है, तो शायद अभी मैं इसमें ना जाऊं। हाँ, निफ्टी मीडिया अगर प्रॉपरली नीचे वाले डिमांड जोन के अंदर में ट्रिगर हो जा रहा है, और मुझे लग रहा है निफ्टी मीडिया के सेंटिमेंट्स बिल्कुल सही हो चुके हैं और अभी सेक्टर का टाइम आ चुका है, तो मैं एक निफ्टी मीडिया का स्टॉक जरूर ऐड कर लूंगा, झील, कि चलो एक ये भी होना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में। अब क्या पता ये 73 ना आए, बट फिलहाल मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि फिलहाल मैं ये ध्यान में रख रहा हूँ कि क्या पता ये सब चीजें ऐसे के ऐसे चल के और फिर नीचे आके जो मिसिंग है यहाँ तक भी आ जाए। तो जो मेरी अप्रोच थी वो मैंने आप लोगों को शेयर करी है इस स्टॉक में। तो आपने जो भी प्लान बनाया है, मैं ये नहीं कह रहा कि उस प्लान को कंप्लीटली चेंज कर दो। जिसकी जो भी अप्रोच है, जो टॉप डाउन अप्रोच करी है, जो उसके ऊपर मैं प्लानिंग बनाई, उसको एग्जीक्यूट करें। क्योंकि हो सकता है मैं गलत हो जाऊं और आप सही हो जाएं, ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। बट देखिए, मेरे गलत होने से मेरा क्या प्लान बिगड़ा? मेरा तो कुछ नहीं। उसमें मैंने कोई लॉस थोड़ी ना खाया गलत होके, वो चीज मिस ही तो हुई है ना मेरे से। वो चीज बस मेरे से मिस ही तो हुई। मेरा मिस होने से कोई नुकसान नहीं है। 10 चीजें और भी होंगी जो मैं ट्रिगर हो चुकी हैं, वो एंट्री मिल चुकी है, उनमें मेरा पैसा बन रहा है। मुझे हर एक स्टॉक को थोड़ी ना ट्रेड करना है। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक हैं, कितनों को ट्रेड करूंगा। बहुत सारे ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो एक बहुत अच्छे डिमांड जोन में और चल गया, लेकिन मैंने आज तक उस स्टॉक को कभी ओपन ही नहीं किया था। क्योंकि जब इतनी सारी कंपनियां और डेली नए नए आईपीओ और नई नई चीजें लिस्ट होती जा रही हैं, तो हर एक स्टॉक को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं? और मैं नहीं चाह रहा ना कि मेरा हर एक स्टॉक ही फेवरेट बन जाए। फिर मैं जिनको इतने लंबे टाइम से ट्रैक कर पा रहा हूँ, उनके साथ में जो मेरी दोस्ती है वो उतनी गहरी नहीं रहेगी। तो आपने इसमें जो प्लान बनाया ना, उसको एग्जीक्यूट करें। बट आई एम श्योर कि आपने जो प्लान बनाया उसको पूरे वो 10 क्लासेस 10 सेशन देखते उस तरह से प्लानिंग करके बनाया, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर चाहे मेरी और आपकी सोच उसमें मैच हो रही या नहीं हो रही, आपने अगर प्रॉपर प्लान बना के करा तो वो सोच बाय डिफॉल्ट मैच हो गई ना। क्योंकि आपने जो 10 सेशन में सीखा, उनकी लर्निंग को तो इंप्लीमेंट करा ना। फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप उसको एज इट इज कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है मिथुन। इन्होंने 649 पे एंट्री करी है। मतलब जो सीट के अंदर में जो कॉलम फिल करा है, ये गूगल फॉर्म 649 पे। ABREL लुकिंग नियरली मंथली डिमांड जोन से चलेगा, इन्होंने ऐसा लिखा है स्टॉक वाले सेक्शन पे। और अगले सेक्शन के अंदर में इन्होंने क्या लिखा है? फॉर बुलिश व्यू लेकिन अच्छा है, लेकिन अच्छा नहीं है। बेस एंड लेगआउट अच्छे रहे तो ट्रेड कर सकते हैं क्या? और दूसरा इन्होंने लिखा, और गुरुजी को मेरा दंडवत प्रणाम, जय श्री कृष्ण। आपको भी मिथुन जय श्री कृष्ण। और जो आपका लेगिन वाला क्वेश्चन है उसको भी मैं समझा देता हूँ, और पहले मैं इस स्टॉक को ही ओपन कर लेता हूँ। ABREL, देखिए ईयरली का डिमांड जोन है। प्रॉपरली हमने ऑलरेडी इसके अंदर में ईयरली इनकम ट्रेड मार्क करी हुई है। ये रहा हमारे पास में ईयरली का डिमांड जोन। हाफ ईयरली का ट्रेंड वगैरह सब कुछ सही है। और ये रहे 2 क्वार्टरली के अच्छे एग्जीक्यूशन, मतलब जिनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं लग रही ना, वो वाले। अब देखिए, इसको हम LMS के साथ सेकंड या थर्ड सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, और मैंने आपको कहा था कि इस वाले में कोई भी इश्यू नहीं, कोई भी आप इसको वीक टू वीक भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने ये कहा था कि नीचे वाले ऐसे ना सोचें सारी बेस कैंडल होगी, ऐसे कंसिडर करें ये एक ओरिजिन है और पूरी मूव यहीं से आई है। बस यही सोच का फर्क है, यही देखने का फर्क है।
किसी को हो सकता है कोई ये कंसिडर करे, ये तो सर बहुत सारी बेस कैंडल हो गई, इसको क्यों कंसिडर कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं तो यहाँ पे हाईएस्ट बॉडी पे क्यों नहीं रख रहे हैं। टॉप डाउन अप्रोच जब करेंगे, ऑलरेडी हम इसकी कर चुके हैं तो ज्यादा टाइम दोबारा से स्पेंड नहीं करेंगे इस पे, आप वो उस क्लास को देखेंगे उसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दो ऑलरेडी रिफाइंड एग्जीक्यूशन इसके अंदर में है। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पर मंथली पे भी कुछ ना कुछ, और आपका शायद वही डाउट है, जैसे ये वाले यहाँ पर एरिया, कि यहाँ से भी चल सकता है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है कि यहाँ से भी ये चल जाए। और वीकली के ऊपर में ये रही लेगिन वगैरह का कंफ्यूजन। तो आप चाह रहे हैं कि उस मंथली वाले एरिया को, ये है मंथली वाला एरिया, और इस मंथली वाले पे वीकली वाला, उसके ऊपर में आप पूछ रहे हैं कि यहाँ से ट्रेड करें क्या। देखिए यहाँ से मैं रिकमेंड करूंगा एज ए क्विक ट्रेडिंग के तौर पे ही काम में लें। प्रॉपर ट्रेड मैंने कहा ना कि प्रॉपर मैं ट्रिगर कब मानूंगा, इसको हिट करें। और देखिए मैंने विक टू विक ओढ़ लिया, तो अब इससे ज्यादा और अग्रेसिव क्या होगा, अब मैं अननेसेसरी यहाँ पर तो लाइन नहीं रख सकता ना, कि यहाँ पर मैंने विक टू विक लिया, और मुझे ये भी पता है कि इस पूरी मूव के ऊपर में, इसके ऊपर में क्लोजिंग इस वाले डिमांड जोन ने दिया, तो मेरे लिए डिमांड जोन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने इसको विक टू विक मार्क कर लिया। तीन तीन लेग आउट है, प्रॉपर नीट एंड क्लीन स्ट्रक्चर है, मतलब शानदार है। यहाँ पे ट्रिगर होते के साथ ही मैं इसके अंदर में शायद अग्रेसिवली लॉन्ग होने की सोचूं, फिर मैं फॉलोअप डिमांड जोन को भी अच्छा ट्रेड करूंगा। फिर मेरा फोकस क्विक ट्रेडिंग की जगह 1:1 की जगह शायद 1:2 पे हो जाए, जो भी फॉलोअप डिमांड जोन बन रहे हैं उनके अंदर में। लेकिन उससे पहले अगर ये यहाँ कहीं पे जो हमने देखा कि मंथली वीकली ये बन रहे, उनको मैं एक एज ए क्विक ट्रेडिंग की कुछ मुझे इंट्राडे मिले और मैं एग्जिट हो जाऊं, और फिर उनसे कोई फॉलोअप जोन बन भी रहे हैं, जैसे यहाँ से मान लीजिए वो मंथली है, ऊपर गया, जो भी फॉलोअप जोन बन रहे उन सबको मैं एक एज ए क्विक ट्रेडिंग ही खेलूंगा। मेरा किसी में भी 2:1 नहीं चाहिए, मुझे मुझे 1:1, जो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये ठीक है, यहां तक मेरे को लेके निकल जाना चाहिए, मैं वैसे ही खेलूंगा। लेकिन जिस मोमेंट ये इसको ट्रिगर होगा, और फिर जो भी फॉलोअप जोन बन रहे हैं ना, उनको सबको मैं 2:1 भी खेलूंगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फिर मैं मानूंगा कि वो चीज जिसका मैं वेट कर रहा था वो ट्रिगर होके फिर प्राइस ऊपर जा रही है। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। अगला 650 के ऊपर में जो एंट्री है, कुमार सुरेश लाल, इन्होंने लिखा सम्मान कैपिटल। तो सुरेश अगेन मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा और आगे कुछ लिखे हैं कि सम्मान कैपिटल क्या, सम्मान कैपिटल में कोई ट्रेड है, या फिर इसको 40-40-20 कंसिडर करने की बात कर रहे हैं, 5-5 पॉइंट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, वो चीज आप जरूर लिखें। फिर भी मैं सम्मान कैपिटल को एक बार, जैसे मैंने कहा ना कि आज मैं पढ़ रहा हूँ, बट ऐसी कोई चीज होगी तो आगे से मैं उनको चैट पे ही आंसर कर दूंगा। और यहाँ पर हम वो चीज डिस्कस करेंगे जो सबको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले उससे। सम्मान कैपिटल जैसा लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस करा कि मंथली का डिमांड जोन बना है, और यहाँ से इस स्टॉक का एक रिवर्सल अब स्टार्ट हो सकता है। तो इस मंथली वाले डिमांड जोन का एसएल लेते हुए, मतलब इससे नीचे का एसएल रखें और बने रहें इसके अंदर में। और बने रहने के लिए हमेशा दो ऑप्शन रहते हैं, करंट मार्केट प्राइस, वो एक फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की कहीं नीचे नहीं आएगा। कितने सारे स्टॉक हैं, कितने सारे स्टॉक है, बिल्कुल पॉसिबल है कि ये नीचे ना आए, यहाँ से ऊपर चला जाए, बट ये चलो मिस नहीं हुआ, आपने रख लिया। लेकिन दूसरा जो आप ऊपर बाई करेंगे वो 160 का हो सकता है ना कि वापस से 130 आ जाए। तो देखिए कितना फर्क है कि यहाँ पे कोई ली हुई चीज का एसएल ट्रिगर होना, यहाँ पर ली हुई चीज का एसएल ट्रिगर होना, यहाँ पर ली हुई चीज का एसएल ट्रिगर होना, और यहाँ पर ली हुई चीज का एसएल ट्रिगर होना, दोनों में फर्क है ना उस चीज के ऊपर में। और तो इसका देखिए एक अचीवमेंट भी, इसने सप्लाई जोन वगैरह को खत्म कर, उसी वजह से ये चल रहा है। और हो सकता है यहाँ से ये चल जाए, कंटिन्यू रहे रैली, बट अगेन वही वाली बात है कि करंट मार्केट प्राइस पे खेल रहे हैं तो मेक श्योर कि अपने प्लान के साथ में मैच कर लें, कि ये आपका क्या वो स्टॉक होना चाहिए क्या जिसके अंदर में आप करंट मार्केट प्राइस पे खेलने में इंटरेस्टेड है। अगर इस पे उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उस स्टॉक का वेट करें जिसपे उस लेवल का कॉन्फिडेंस आ सके आपको। रैंडमली हवा में कुछ भी नहीं होना चाहिए कि चलो बड़ी मुश्किल से एक स्टॉक मिला, 10% का कैपिटल इसी में लगा देता हूँ और इसको ही करंट मार्केट प्राइस से खेलो, वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट एनी हाउ जो आपका प्लान बनाया है ना अपना 10th सेशन के बाद, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ये हमेशा प्रायोरिटी रखना। वो प्रायोरिटी जिसने रख ली ना, उसका ट्रेडिंग में पैसा बनना तय है, बिल्कुल बनेगा ही बनेगा। और यहाँ पर इसको करंट मार्केट प्राइस पे फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं रुका जा रहा खेले बिना, क्योंकि होता है ना कईयों के अंदर में कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू की, यहाँ पर नहीं लिया और एक ग्रीन कैंडल बन गई, और फिर वहां जाके लेके अब ये नहीं आना नीचे, अब तो पक्का ही नहीं आना, फिर तो आप यहीं ले लें। और जैसे कहते हैं ना, इन चीजों का एक ठीक ठाक सा बीच का सा सोल्यूशन ये होता है कि थोड़ी सी क्वांटिटी ले लें। ऐसा नहीं कि ये सोचें कि ये शेयर आपको माला माल कर देगा, तो उस चक्कर में जो कुछ है सब कुछ इसी में डाल दें। थोड़ी सी क्वांटिटी, 50 शेयर ले लिए, 25 शेयर ले लिए,
जो भी आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली इसमें थोड़ी क्वांटिटी ले लो, ताकि ऊपर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रहेगा कि कोई चीज हाथ में है और थोड़ी क्वांटिटी रहती है, तो हमने 10th सेशन तक क्या सीखा, जल्दी बेचने का मन नहीं करता। तो कई बार वो ज्यादा क्वांटिटी वाली चीज से भी हमें ज्यादा प्रॉफिट दे देती है, जो हम पीएसयू बैंक वगैरह को डिस्कस कर रहे थे। और अगर नीचे है तो क्या अच्छा वो रहेगी, हमें हमें एक संतुष्टि रहेगी कि अच्छा है कि मैंने कम क्वांटिटी ली। अब मैं कुछ यहाँ पर बाई कर सकता हूँ, कुछ मैं यहाँ पर बाई कर सकता हूँ। मान लो मैंने 30 शेयर यहाँ बाई करे, 30 यहाँ पे, 40 चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ, 100 शेयर हो जाएंगे। अब इनको मैं लेके बना रहता हूँ, अगर नीचे जाएगा तो मैं बेच दूंगा, क्योंकि नीचे वाली प्राइस पे आप ज्यादा क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो आपका लॉस भी ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ये होता है एक सिस्टमेटिक खेलना, एक सिस्टमेटिकली तरीके से इन्वेस्ट करना और उसमें बड़ा पैसा बनाना। वो 100 शेयर ही आपको बहुत ज्यादा पैसा दे दें, फिर आप देखेंगे ना कि इसमें मेरा इन्वेस्ट तो हुआ मुश्किल से, क्योंकि 161 और यहाँ के सबके एवरेज को मिलाते हुए आप यहाँ कहीं के आसपास एवरेज माने भी 130 के राउंड, तो आपको लगेगा 13,500 इन्वेस्टमेंट हुए ना, आपको जल्दी बुक करने का मन करेगा। और फिर आप देखेंगे कि सब कुछ, कोई खास सप्लाई जोन है ही नहीं रोकने के लिए। देखिए वीकली से देखते हैं, आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है स्ट्रॉन्ग जो प्राइस को सच में रोक सके, ऐसा स्ट्रॉन्ग सच में नहीं है। चलिए मंथली पे जाते हैं, ये भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। कहते हैं ना कि बस कुछ एक बेस कैंडल बनवा दे तो बनवा दे, या फिर हो सकता है कि वन शॉट में इसे भी ब्रीच कर दे। यहां तक कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा ना इसमें। क्वार्टरली पे जाते हैं, क्वार्टरली भी देखिए इतना ग्रेट नहीं है, ये सब कुछ तो ऑलरेडी टेस्टेड है। मतलब इस लाइन के ऊपर तक तो साफ साफ ही टारगेट दिख रहा है ना, 374 से ऊपर तो 161 का स्टॉक 374, डबल से ज्यादा तो इस लाइन के ऊपर ही मिल रहा है आपको। और फिर ये अगर कोई चीज यहाँ कहीं के आसपास में रोकती भी है, इन दोनों कैंडल जो ओवरलैप हो रखे हैं वहां पर, तो भी 600 का टारगेट है। और मैंने कहा ना कि इतनी ग्रेट नहीं है ये इतने ग्रेट हैं ही नहीं अपने आप के अंदर में। हाफ ईयरली पे जाएं कुछ खास नहीं है, ईयरली पे जाएं अगेन कुछ खास नहीं है, ईयरली का ये सप्लाई जोन भी मानते हैं तो ये भी 800 है। तो टारगेट पोटेंशियल बहुत है, मतलब प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत है, बहुत बड़ा टारगेट है। तो हमेशा वो याद रखिए, आप इसके अंदर में 1000 शेयर ले लीजिए, आप 1000 शेयर लेंगे ना, गारंटी के साथ में आप उसको 200 रुपए पे बेच देंगे, 200 रुपए पे आप उसको बेच देंगे। लेकिन अगर वही नीचे आएगा ना तो आप नहीं बेचेंगे। और इसी चीज को रिवर्स कर दीजिए, आप इसके अंदर में 100 शेयर लीजिए। जैसे अभी तो मैंने 30-30 वो बताया, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ आपको, उसको उसके साथ में मिक्स ना करें। आप यहाँ पर 100 शेयर लीजिए, आप इसको नहीं बेचेंगे। ये ऊपर जा रहा है ना, 300 चलाएगा तो भी नहीं बेचेंगे, 200 तो दूर की बात, क्योंकि आपको लगेगा 100 ही तो शेयर है, क्या बेचना है इनको। आपको हमेशा थोड़ा सा दुख हो रहेगा कि काश मैं ज्यादा ले लेता, बट वो दुख अच्छा है। वो दुख आपको जल्दी उसको बेचने नहीं देगा। आपको ये रहेगा थोड़ा सा तो इसको तो होल्ड करता हूँ, वो फिर उसको 500 700 800 तक भी होल्ड करवा देगा। और यहीं पर 50 शेयर होंगे ना, तो 800 वाले पे ये सोचेंगे क्या ही बेचे हैं, कोई मतलब नहीं है। इससे बढ़िया तो ये है कि उस सप्लाई को हिट करके थोड़ा सा नीचे आ रहा मंथली वाले डिमांड जोन से वापस ऊपर चला जाएगा, वहां पर 50 और ऐड कर लें। चलो आज 50 ऐड कर रहे हैं, इसके कंपेरेटिवली बहुत ऊपर कर रहे हैं, बट फिर भी वो एक सोची समझी सही स्ट्रेटजी होगी। तो हमेशा ये चीज याद रखें। ये देखिए ऐसे लेसन में आपको बता रहा हूँ जो सच में प्रैक्टिकली वैसे के वैसे काम करते हैं, जो मेरे लिए भी कभी ऐसे कैसे काम करे थे। मैं यहाँ पर 1000 शेयर लूंगा ना, तो वो 1000 शेयर में 200 रुपए तक ही रख पाऊंगा, वो भी हार्डली, क्योंकि मुझे लगेगा बहुत मिल रहा है, एग्जिट हो जाऊं मैं उस पे। और फिर मैं उसको जैसे कहते हैं ना, वो बिहेवियर गैप जो एक बार बताया था 2.0 के वीडियो में, उसको फिर मैं 250 पे वापस पकड़ूंगा, फिर 270 पे एग्जिट, फिर 300 पे पकड़ूंगा, 350 पे, 310 पे एग्जिट, फिर 400 पे पकड़ूंगा, 420 पे एग्जिट। अननेसेसरी। और जहां से वो अगर रिवर्स हो गया तो मेरे बड़ा लॉस हो जाएगा। तो कहने का मतलब 161 का शेयर मैं 200 रुपए तक लेके बेच दे रहा हूं, तो क्या मतलब है। वहीं पर 1000 की जगह मैं अगर 100 शेयर ले रहा हूं तो मैं नहीं बेचूंगा। मुझे ये रहेगा कि बहुत कम क्वांटिटी लिए, क्या दिक्कत है। चलो 100 लिए, मेरा एवरेज करने का मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा 100 ही लिए। आप 50 लीजिए, अब आप 50 है ना ऊपर वाले सप्लाई जोन पे भी नहीं बेचेंगे, और नीचे और आएगा ना तो आप नीचे और ऐड और करेंगे। आपको लगेगा अच्छा वो मैंने इसीलिए तो कम लिए थे। तो हमेशा ध्यान रखें ये चीज, हमेशा ध्यान रखें कहते हैं ना कि एक नॉर्मल पॉइंट लग सकता है आप लोगों को, पर यकीन मानिए ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर कैपिटल को बहुत स्पीड से ग्रो करना, ट्रिमेंडसली ग्रो करना है, तो हमेशा हर एक शेयर में कम क्वांटिटी से स्टार्ट करें, हमेशा हर एक शेयर में कम क्वांटिटी से इन्वेस्ट करें। तीसरी बार बोल रहा हूं, हमेशा हर एक शेयर में कम क्वांटिटी से इन्वेस्ट करें।
वो आपको उसको बेचने नहीं देगी। कोई भी शेयर ले लीजिए, जैसे आज आप आरबीएल बैंक मान लीजिए, जो हमने डिस्कस करा, हमें लग रहा था 600 तक जाएगा वो। हमने जियो फाइनेंस डिस्कस करा, हमें लग रहा था 400 500 ऑल टाइम हाई जाएगा। आप उनके अंदर में इससे कि सर ने डिस्कस कर दिया जाएगा ही जाएगा, इससे मानते हुए 500 शेयर 1000 शेयर ले लिया आपने। अगर वो चल भी रहा है ना, तो मैंने कहा ना आपको, वही आरबीएल बैंक आप यहां से 260 70 जो हम उस टाइम डिस्कस कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा 300 रुपए तक होल्ड करोगे, इससे ज्यादा आप करोगे ही नहीं। 100% बात है कि आप उससे ऊपर करोगे नहीं उसको होल्ड। वहीं पे आप उसी के थोड़े से शेयर ले लीजिए, आपका मन ही नहीं करेगा उसको बेचने का। और वो अगर बाई चांस जो 200 वाला लेवल जिसकी हम बात कर रहे थे, लेट मी ओपन आरबीएल बैंक, जिसकी हम बात कर रहे थे कि यहां तक आए, या फिर ये वाला जो एरिया था ना, ये वाला जिसके अंदर में वीकली का कुछ जोन था, ये जो एग्जैक्टली 200 पे है, यहां तक जब आएगा तो आपको ये लगेगा कि बहुत अच्छा हुआ मैंने कम क्वांटिटी बाई करी। आपको यहां पर मन करेगा कि और मैं ऐड कर लूं यहाँ पर। और मैं आपको कुछ एक चाहते हैं तो मैं मेरे पोर्टफोलियो की कुछ एक मैं स्क्रीनशॉट आप लोगों को भेज दूंगा। उसके अंदर में आप देखेंगे कि कम क्वांटिटी कितने लंबे टाइम तक होल्ड करवा देती है। ऑल्दो वो कम क्वांटिटी, यानी कि ऐसा ना माने कि ये तो सर बहुत क्वांटिटी है वो, क्योंकि हो सकता है ना कि कभी मेरे लिए, मैं भी तो आप ही की तरह बिल्कुल उसी तरह से स्पीड से बढ़ा हूं ना। आज वो क्वांटिटी मेरे लिए कम मान रहा हूं, मैं उसको वो कर रहा हूँ। और आज मैं मेरी साइकोलॉजी को इस लेवल पे भी ला चुका हूँ, उस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी को, कि मैं वहां पर अगर आज मैं 20,000 क्वांटिटी लेके अगर कम मान रहा हूं, मैं अगर किसी स्टॉक में 1 लाख क्वांटिटी भी लूंगा ना, तो भी मैं दोनों के अंदर में सेम अप्रोच रख सकता हूं। मतलब इसको प्रैक्टिकल केस से आप ऐसे समझिए कि यहां पर इस आरबीएल बैंक को मान के चलिए कि मैंने ली 50,000 क्वांटिटी, या 20,000 या 10,000 क्वांटिटी। अब आप ये कहें सर आप 10,000 क्वांटिटी लोगे तो आप सर 600 तक होल्ड कर लोगे आपके अकॉर्डिंगली। क्या सर आप 1 लाख क्वांटिटी लोगे तो आप क्या करोगे? क्या आप ये 330 वाला क्वार्टरली का सप्लाई जोन यहीं बेच दोगे? नहीं। मैं मेरे में ये समझ है कि मैं 1 लाख यहाँ पे ले क्यों रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 लाख ले रहा हूं ना, तो मैं तब भी मेरा प्री कमिटेड प्लान फिक्स है कि मैं उसको यहीं बेचूंगा। मेरे केस में चेंज नहीं होगी। बट उस मेरे वाले केस तक पहुंचने के लिए बहुत अलग लेवल की साइकोलॉजी चाहिए, बहुत अलग लेवल की साइकोलॉजी चाहिए। मैं अब वो बात बार बार में नहीं बोलूंगा कि किस तरह से दुनिया से डिस्कनेक्ट होना पड़ता है, किस तरह की मेंटल क्लियरिटी चाहिए। पर मेरे केस में दोनों की दोनों हो सकते हैं, और मुझे ये भी पता है 99.99999 कितने भी नाइन लगा लीजिए, इतने परसेंट लोगों के साथ में वो चीज सेम नहीं हो सकती। उनके साथ में क्या चीज काम करेगी कि यहां पर 1 लाख किसी ने ऐड कर ली तो 100% यहां बिकेंगी, और 10,000 ऐड करिए तो शायद यहां ना बिके। मेरे केस में दोनों सेम हो जाए, क्योंकि मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं, मैं इस लेवल तक पहुंचा हूं। लेकिन आप लोगों को मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि जो मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई जहां से, कि उस लेवल तक की सोच डेवलप करने का जो रास्ता वो मैं बता रहा हूँ, कि यहाँ पर अगर हम अब एक बेसिक एग्जांपल से समझें, जो कि एक ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट करते हैं उस वाले एग्जांपल से, कि यहाँ पर आप अगर 1000 शेयर लें ये सोच के कि सर ने डिस्कस करा 600 जाएगा ही जाएगा, बहुत शानदार शेयर है, और उस वाली सोच के अकॉर्डिंगली आप 1000 ले भी लेंगे ना, तो आप इस 330 वाले पे एग्जिट कर देंगे। अब आप अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लीजिए कितना सा प्रॉफिट होगा। और यहां पर आप 100 शेयर लेंगे ना, तो आप इसे एग्जिट नहीं करेंगे, यहां तक एग्जिट नहीं करेंगे गारंटी के साथ में। अब आप ये कहें कि सर अगर मैं कैलकुलेट करूं 1000 इंटू में 40 रुपीज की मूव मान लेता हूं यहाँ पे, तो 40,000 का प्रॉफिट हुआ। 286 इंटू में ये वाला 600, तो यहां पर ये 300 पॉइंट की मूव आई और 100 शेयर थे सर, तो फिर तो मेरे 30,000 का प्रॉफिट हुआ। तो मतलब यहां पर मेरे 40,000 का हो रहा था, और 100 शेयर लेने पे मेरे 30,000 का होगा। आप ये भी तो देखिए ना कि आपके कितने कम पैसे पे वो कितना बड़ा प्रॉफिट हुआ, कितने कम पैसे पे प्रॉफिट हुआ। और दूसरी चीज, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा, एक बहुत ज्ञान की बात बोलूंगा, क्लास के एंड में बोलूंगा, याद दिला देना मेरे को, कि एक वर्स्ट केस सिनेरियो हमेशा याद रखें कि अगर ये नीचे आने लगा, ये 200 आने लगा, तो क्या 200 वाले इस वाले लेवल पे आप उन 1000 क्वांटिटी के साथ में कुछ और बाई करने की हिम्मत कर लेंगे? और अब देखिए, ऊपर तो पोटेंशियल था 330, अब यहां से ऑलमोस्ट 290 माना था हमने, 290 से 200 आ चुका, तो 90,000 का लॉस दिख रहा है इसमें आपको। ना तो आप इसको एवरेज कर पाएंगे, ना इसमें और बाइंग करने की हिम्मत होगी, और साथ में किसी दूसरे शेयर में भी नहीं कर पाए। वहीं पर मैंने ये सोचा 100 इसमें डालता हूँ, सिर्फ 100 क्वांटिटी, और 100 क्वांटिटी जियो फाइनेंस में डालता हूँ।
100 क्वांटिटी किसी तीसरे में डालता हूँ। कोई ऊपर जा रहा है नहीं बेचूंगा, कोई नीचे आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो खुद चाह रहा था कि इनमें से कोई तो नीचे आए, और कोई नीचे आया, मैंने यहाँ पर और क्वांटिटी बाई कर ली। जरूर नहीं यहाँ पे भी मैं 1000 बाई करूंगा, यहाँ पर भी हो सकता है मैं 100 या बाई करूं, या मुझे लग रहा है यार ये तो बहुत शानदार है, यहाँ तो चलो मैं 200 बाई कर लेता हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मैं उनको होल्ड कर लूं। उतनी क्वांटिटी ऐड करें, दो चीजें पैरेलली चलनी चाहिए। उतनी क्वांटिटी ऐड करें जिनको आप लंबा होल्ड कर सकते हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो। दूसरी चीज, पहला क्या, उतनी ही क्वांटिटी ऐड करें जिसको आप लंबा होल्ड कर सकें। और दूसरा, हमेशा ये भी दिमाग के अंदर में रखें कि नीचे जाने के ऊपर में वहां पर कुछ और ऐड कर सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां तक नीचे आए, 90,000 का लॉस दिख रहा है और कोई दूसरा शेयर भी आप नहीं ले पाए। हमेशा उस दूसरे केस को भी कंसिडर करें ना, कि ये यहां से ऊपर चला गया तो 100 क्वांटिटी है ना, तो लेके बस बने रहेंगे। दूसरा शेयर भी ले लेते, तीसरा शेयर भी ले लेते, 10 शेयर ले लिए मैंने, इसी में मैं 1000 क्वांटिटी लेता तो सिर्फ एक शेयर होता। और ये भी कंफर्म है कि मैं उसको 330 से ज्यादा होल्ड नहीं करता। वहीं पर दूसरा केस ये समझिए कि मैंने 10 शेयर लिए, 10 भी नहीं तो चलो 5 शेयर ले लेते हैं, कंफ्यूजन दूर करते, 5 शेयर ले लिए मैंने, और 5 का पैसा बचा हुआ, 5 का पैसा बचा और 5 शेयर लिए। यहां पर क्या किया मैंने, 100 क्वांटिटी ऐड करी, इसकी 100 जियो फाइनेंस की, 100 किसी दूसरे स्टॉक की, 100 किसी तीसरे स्टॉक की, ऐसे 5 स्टॉक की। उन 5 में से 3 तो यहीं से चल गए। मुझे लगेगा कि यार 100 ही तो ऐड करी, क्या बुक करना, पैसा तो उनमें भी मैं उसके बराबर बना लूंगा, 1000 के बराबर, क्योंकि मैं लंबा होल्ड कर रहा हूँ। लेकिन जो दो नहीं चले ना, वो यहां पर आ रहे हैं ना, मेरे पास में तो 5 स्टॉक का पैसा हो रहा है। और सोचो कि मैं कितनी लोअर रेट पे ले रहा हूं, मैं इसको यहां पर ये मानूंगा, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मानूंगा कि ये है मेरा दूसरा स्टॉक, ये है मेरा दूसरा स्टॉक, आरबीएल बैंक ए, आरबीएल बैंक बी, या आरबीएल बैंक 1, आरबीएल बैंक 2। अब मैं ये मान रहा हूं कि मैं छठे स्टॉक में एंटर हो चुका हूं, मैं सिक्स स्टॉक में एंटर हो चुका हूं। और यहां से अब ये जो प्राइस है, मैं इस स्टॉक की मान ही यहां से रहा हूं कि ये ऊपर जाए। और 290 नहीं, मैंने 200 पे और करा। सोचिए कि मेरे कितने कम पैसे में इन्वेस्टमेंट हो गया, कितने कम पैसे में मेरी कितनी सही इन्वेस्टमेंट बैठ गई। और आपको एक बात बताऊं, ऐसे 10 डिसीजन सही हो गए ना, आपका कैपिटल कहाँ से कहीं पहुंच जाएगा। और आपको सच में मन नहीं करेगा, सच में मन नहीं करेगा कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करने की, कि फॉरेक्स ट्राई करूं क्या, क्रिप्टो ट्राई करूं क्या, ये ट्राई करूं क्या, निफ्टी बैंक निफ्टी में जाऊं क्या, वो जाऊं क्या। जब इससे इतना पैसा बनता दिखेगा ना, तो इसमें इतना मन लगेगा, इन शेयर्स के अंदर में इतना मन लगेगा, रिसर्च करने का बार बार में मन करेगा, कॉपी पेन पे बार बार में लिखने का मन करेगा कि देखो मेरी कितनी सही तरह से मेरी स्ट्रैटेजी चल रही। कैपिटल वो बढ़ता हुआ दिखेगा, मन लगेगा आप लोगों का। तो इन चीजों को ऐसे विजुअलाइज करना स्टार्ट करें आप लोग। तो देखिए ये ऐसे लर्निंग हो जाती है। 650 के ऊपर में एक एंट्री थी सुरेश लाल जी की, जिनमें उन्होंने सम्मान कैपिटल लिखा, और उस सम्मान कैपिटल से हम आ गए आरबीएल बैंक पे। और आरबीएल बैंक के साथ में आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिल गई, और ये लर्निंग ही है जो आपके कैपिटल को आने वाले टाइम पे बढ़ाएगी, ग्रो करेगी, और आपका ट्रेडिंग में मन लगाए रखेगी, और आपको गलत डिसीजन नहीं लेने देगी। ओके, अब वापस से आते हैं बैक। और सम्मान कैपिटल के साथ के अंदर में अगला जो है, अच्छा इन्होंने अगले वाली लाइन में लिखा, सम्मान कैपिटल के बाद में नॉट एबल टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट। बस उसी का आंसर दिया, देखिए ये बिना पढ़े ही उसी का आंसर होगा बाय डिफॉल्ट। तो चलो अच्छा हुआ। अब देखिए जो मैंने सम्मान कैपिटल को आरबीएल बैंक से रिलेट करते हुए पूरा बताया ना, इस तरह से काम कीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्यों नहीं बन रहा पैसा। 100% बनेगा ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट एंट्री है नीलेश। इन्होंने अडानी ग्रीन लिखा। नीलेश ऑनेस्टली अडानी ग्रीन वगैरह ये मैं नहीं देखता, तो इसलिए मैं इसको डिस्कस भी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ है भी नहीं अडानी ग्रीन के अंदर में। दूसरा आपने लिखा है एनी स्पेसिफिक क्वेरी के अंदर में ऑल गोइंग स्मूथली एंड यूजिंग 40-40-20 रेशियो, इट्स द बेस्ट वन। दैट्स ग्रेट नीलेश। देखिए यही ब्यूटी है हर चीज की। किसी के लिए 40-40-20 काम कर रही है, किसी के लिए 5-5 पॉइंट स्ट्रेटेजी काम कर रही है, मेरे लिए दोनों काम कर रही है, और हो सकता है बहुतों के लिए दोनों काम कर रही हो। तो जैसे कहते हैं ना, जो चीज आपके लिए काम कर रही है ना, उस पे बस बने रहें, वही है सक्सेस का मंत्र, उस पे बस बने रहें। नेक्स्ट है रोहित।
रोहित ने बोला पीएसयू बैंक इंडेक्स, बट इसके आगे कुछ नहीं लिखा रोहित ने। तो रोहित, पीएसयू बैंक इंडेक्स हम डिटेल में ऑलरेडी सेक्टर वाले दिन समझ चुके हैं, तो अभी उसके ऊपर में वापस से अपन टाइम नहीं लगाते हैं। बस क्विकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीएसयू के अंदर में हमने डिस्कस करा था, ये सारी मार्किंग ऑलरेडी है, ये जो एरो लगा रखे हैं। फर्स्ट हमारा ये पॉइंट था, फिर हमने ये कहा था कि अगर ये लेग आउट वगैरह अच्छी बनती है तो फिर हम यहाँ पर भी कंटिन्यू रहेंगे। मे बी कि यहाँ कहीं की वीक के आसपास में कुछ सेलिंग प्रेशर आए और फिर आपको इन डिप वाले डिमांड जोन में एंट्री दे। बट इन केस अगर पीएसयू बैंक इंडेक्स वापस से ऑल टाइम हाई लगाता है यहाँ पर ही, तो नए जो डिमांड जोन बनेंगे उनको भी ट्रेड कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली हो सकता है कि कहीं से वापस है। मेरे अकॉर्डिंगली जो बेस्ट है ना, ये वाला एरिया, उस दिन मैंने ये बताया था, अभी ये भी ठीक लग रहा है, बट यहां से मुझे एक अच्छा कॉन्फिडेंस आने लगेगा। ये वाला एरिया हो गया, इसके बाद में ये हमने उस दिन डिस्कस किया था, और उसके बाद में हमने ये हाफ ईयरली, तीन एरिया हमने मार्क करे थे। डिटेल में वो सेक्टर वाली क्लास वाला वीडियो देखें आप, जो हमने एलएमएस में ही पढ़ा था, पूरा समझ में आ जाएगा। सेक्टर की क्लास में 15 की बात नहीं कर रहा, एलएमएस में जो सेक्टर क्लास ली उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पूरा पीएसयू बैंक का मैंने व्यू शेयर करा था। ओके, आपने अगले टैब के अंदर में लिखा है एनी स्पेसिफिक क्वेरी के अंदर में, वेरी 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 गुड माई स्टॉक मार्केट जर्नी, आप मेरे साथ हो। यस रोहित, अच्छी बात, आपकी जर्नी इतनी अच्छी चल रही है एंड मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, डोंट वरी। आगे लिखा है, अगली जो चीज है, अगला क्वेश्चन है संजय वानानी, इन्होंने लिखा है टीटीएमएल क्यूआईटी ट्रेड, और एनी स्पेसिफिक क्वेरी में इन्होंने लिखा नो। तो टीटीएमएल की क्यूआईटी ट्रेड को ओपन करते हैं। इसको मैं मार्क करता हूँ और देखते हैं कि कितना मिसिंग है। तो मिसिंग लग रहा है, विक टू विक मिसिंग नहीं लग रहा है, बट बॉडी टू विक मिसिंग लग रहा है। एक बार इस लाइन को भी ड्रॉ कर लेते हैं, मतलब जोन इसके नीचे बना हुआ है, ये एक ठीक पॉइंट है। बट देखिए, जो इतनी बड़ी रैली आई ना, 10-15 रुपए का शेयर 300 रुपए हो जाना, वो कहीं ना कहीं एक अच्छे स्टॉक की तो निशानी नहीं है। ये चीज ध्यान में रखें कि इस स्टॉक में रिस्क है। जो यहां से यहां आ सकता है वो इससे नीचे भी जा सकता है, बट हाँ, एक एज ए ट्रेडिंग के तौर पे एक रिस्की एसएल के साथ में खेलना चाहें तो बिल्कुल खेल सकते हैं। क्वार्टरली का डिमांड जोन है, मंथली का ट्रेंड क्लियरली डाउन दिख रहा है, क्योंकि मल्टीपल डिमांड जोन तोड़ चुका है ये ऑलरेडी, और डाउन ही है ये। वीकली पे जाते हैं, और वीकली का ये वाला एरिया है, एंड आई एम श्योर आप इसी की बात कर रहे होंगे। अगर यहाँ पर आपने एंट्री ले रखी है तो वो ट्रेड अभी भी आपकी चल रही होगी। एक क्यूआईटी ट्रेड जिसका एग्जीक्यूशन वगैरह सही है, लोकेशन सही है। दो ही प्रॉब्लम है, एक तो स्टॉक का जो टाइप है वो, और दूसरी चीज ट्रेंड इसका डाउन है। तो चल भी सकती है ऐसी ग्रीन कैंडल, कभी भी बन सकती है, और मे बी कि ना भी बने। मैं इसके अंदर में रिकमेंड करूंगा आपको कि यहां से जाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि जल्दी टारगेट मिलने के चांसेस रहेंगे। अगर एक डिप आती है ना, तो इसको खेलें, इस छोटे से एरिया को, इस छोटे से एरिया को खेलें। और वो भी ऐसे कि अगर ऊपर जाने लगे और नीचे आने लगे ना, तो यहीं काट देना, फ्री हिट की तरह खेलें। मैं तो हर चीज को वैसे ही खेलता हूँ, इस तरह से। क्योंकि देखिए, अगर इसने नया लो लगाया, और एक वो चीज ये माने हम कि चलो इसको यहाँ बाई करें, और 46 के अराउंड, 54 है, 46 के अराउंड हमारा क्वार्टरली का जोन स्टार्ट हो रहा है। क्वार्टरली वाले पे जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं 47 के अराउंड। आप ये माने कि 46 का एसएल रखूं, कि उसका भी सपोर्ट ले लूं, फिर ये एक इन्वेस्टमेंट ट्रेड हो जाएगी। मतलब फिर आप इसको ऐसे प्लान कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि एंट्री रखूं मैं यहाँ पर, और स्टॉप लॉस रखूं मैं उसका सपोर्ट ले लेता हूँ, उसकी प्रोक्सिमल लाइन का। चलो 1 रुपए का ले लेता हूँ, 47 से 46 कर लेता हूँ। 47 पे डिस्टल है, 46 कर लेता हूँ। तो ₹8 का एसएल हो गया, और अब मैं डबल का टारगेट लूँ। कुछ लोग ऐसे खेलते हैं, कुछ लोग वैसे खेलते हैं, दोनों में जो सूट करे वो खेल लीजिए। चाहे ऐसे खेल लीजिए, और इसमें आप ये माने कि चलो 1:1 निकाल लूंगा, लेकिन बिल्कुल सेफ जा रहा हूँ, तो वैसे भी ठीक है। और कोई पर्सन ऐसा खेलना चाहिए, सिर्फ नीचे नीचे वाले लेवल को खेलो, इसको इसको, और बिल्कुल फ्री हिट की तरह। क्योंकि अगेन रिस्क है ना, थोड़ा सा नीचे आया, क्या पता यहाँ से चले तोड़, क्या पता यहाँ से चले तोड़। तो फिर ये कि इसको एक एज ए फ्री हिट खेलूं, चल गया तो अच्छा है। अगर सेम डे, क्योंकि मैंने बताया ना, अगर ऐसी ऐसी ग्रीन कैंडल बन रही है तो अच्छी बात है ना, अगर ऐसी ग्रीन कैंडल बन गई तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया। और किसी भी तरह से रिवर्स होने लगा तो आपने यहीं पर काट दिया, कुछ नहीं गया। फिर आप दूसरी ट्राई कहां पे कर सकते हो, सीधा यहां पर। तो इन शॉर्ट 54 पे एक क्विक ट्रेड की तरह खेल लें, एक एज ए फ्री हिट की तरह खेल लें, एसएल को एंट्री पे इमीडिएटली शिफ्ट कर लें। और दूसरा 47 जैसे क्वार्टरली की प्रोक्सिमल को हिट करे तो वापस से खेल सकते हैं, बिल्कुल सेम क्विक ट्रेड की तरह, वापस ऊपर की तरफ एसएल को एंट्री पे शिफ्ट कर लें,
नीचे आने लगे तो काट दे। पर ऐसा नहीं होगा कि दोनों केस में कुछ ना बने, दोनों में से एक बार कुछ जाएगा नहीं क्योंकि फ्री हिट की तरह खेल रहे हैं, और एक बार कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो मैं तो ऐसे करके ऊपर नीचे करके निकाल लेता हूँ पैसा, सही बताऊं तो। तो बिल्कुल इसी तरह से आप भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है सुनील कुमार गुप्ता। इन्होंने लिखा एनी स्पेसिफिक स्टॉक, नो। और आगे इन्होंने लिखा है क्वेरी के अंदर में, एनी स्पेसिफिक क्वेरी रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट इक्विटी विच इज बेटर फॉर लॉन्ग टर्म। आपका नाम क्या था, एक बार मैं वापस से देखता हूँ। सुनील कुमार गुप्ता। सुनील, मेरे लिए डायरेक्ट इक्विटी, क्योंकि मैं सफिशिएंट टाइम दे रहा हूं ना, तो मैं क्यों 18-20% के सालाना रिटर्न के पीछे जाऊंगा। उन लोगों के लिए जो इक्विटी को टाइम नहीं दे सकते, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड। जैसे देखिए, तीन कैटेगरी होती है। जो बिल्कुल टाइम नहीं दे सकते और ना उनको कोई गाइडेंस दे सकता, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। जो लोग टाइम नहीं दे सकते लेकिन उनको कोई गाइडेंस दे सकता है, लाइक कि जैसे कि कोई मेरा फ्रेंड है, वो ये कहे कि यार मैं टाइम नहीं दे सकता, तो म्यूचुअल फंड में करो या इक्विटी में, तो मैं उसको ये कहूंगा कि आप इक्विटी में करो। मैं आपको शेयर बता दूंगा, बस आप तो उनके अंदर में डालते रहना। जब भी पैसा है आप मेरे से पूछ लेना कौन से शेयर में डालूं, डालते रहना। और वो शेयर ठीक ठाक चल जाएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि यार इसको निकाल दो, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो आपको म्यूचुअल फंड से 3-4 गुना ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो उनके पास में क्या होगा कि एक फ्रेंड हो गया, तो उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा म्यूचुअल फंड की जगह इक्विटी। और तीसरी कैटेगरी होगी हमारी वाली, कि हम तो कर ही ट्रेडिंग रहे, हमारा तो बिजनेस ही है, हम तो फुल टाइम है ही ट्रेडर। तो मैं तो म्यूचुअल फंड की सोचूंगा भी नहीं। तो मैं तो यही सोचूंगा कि डायरेक्ट इक्विटी, कि 50 का शेयर 3-3 महीने में डबल हो सकता है, तो मैं क्यों चाहूंगा कि उसके ऊपर में साल का बस 18-20% ही मिले मेरे को। ओके, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। रुपेंद्र रुपेंद्र ने लिखा है स्टॉक के अंदर में शक्ति शुगर, सिर्फ शक्ति शुगर ही लिखा है इन्होंने। और आगे इन्होंने लिखा एनी स्पेसिफिक क्वेरी में, नाउ आई कैन एबल टू नो वेयर टू इन एंड व्हेन टू एग्जिट। ये एक अच्छी बात है कि अगर आपने एलएमएस से इस तरह से सीखा। फिर भी शक्ति शुगर के ऊपर मैं आपको बता दूं, देखिए अगर शक्ति शुगर में है ना, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उसको आप चेंज कर लें बजाज हिंद से। रीजन, दोनों शुगर स्टॉक, सेम सेक्टर, दोनों की ऑलमोस्ट सेम प्राइस, वही 21-22 वाली रेंज है। ये टेक्निकली आज की डेट में उससे अच्छा लग रहा है। उसका टेक्निकल ठीक होने में टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कि वो चल नहीं सकता, बिल्कुल चल सकता है। बट जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा और टाइम भी लगा दे, टेक्निकल ठीक होने में थोड़ा और टाइम भी लग जाए। बट इसका ऑलरेडी टेक्निकल इतना अच्छा हो चुका है कि हमने पिछले सेशन में ही डिस्कस करा था इसकी टॉप डाउन अप्रोच के अंदर में, कि ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर वो है तो उसको इससे आप चेंज कर दें। अगला है नरसिम्हा मूर्ति। इन्होंने लिखा है डिलीवरी ट्रेडिंग फॉलोअप डिमांड जोन डेली एंड इटर्नल भी लिखा है इन्होंने। चलो एक को अटेंड कर लेते हैं, डिलीवरी को। और आगे इन्होंने क्या लिखा है, नथिंग एज ऑफ नाउ, थैंक यू। मतलब इनकी कोई अभी क्वेरी नहीं है ऐसी, बट ये चाह रहे हैं कि ये स्टॉक डिस्कस हो। एक बार डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से क्विकली, क्योंकि वैसे भी आज जो 15 क्वेरी अपन लेने वाले थे उनमें 3-4 ही बची हैं। देखिए इस स्टॉक के अंदर में मैं खुद भी, मैंने सारे लेवल इसके अंदर में मार्क कर रखे हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जो मार्क कर रखे हैं यहाँ पे, ये है मंथली वाला जो मैंने मार्क करा, क्योंकि हाफ ईयरली इनमें कुछ है नहीं। देखिए ईयरली पे कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे कुछ खास नहीं है, ये बनेगा, पहला लेवल बना नहीं है। और मे बी कि ये बन जाए डिमांड जोन, पॉसिबिलिटीज हैं इसकी, हाफ ईयरली का डिमांड जोन बन जाए। दिसंबर एंड होते होते ये कैंडल लेग आउट बन सकती है। उसके पीछे रीजन क्या है वो बताता हूँ। क्वार्टरली पे देखिए कुछ नहीं है, आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वार्टरली पे कुछ नहीं है। मंथली पे जाते हैं, मंथली के ऊपर में इसने एक डिमांड जोन ये बना दिया। और पहली बार इसने कुछ एक सप्लाई जोन भी ये तोड़ दिया, और ये भी ऑलमोस्ट तोड़ दिया। ऑल्दो इस पूरी मूव के ऊपर में क्लोजिंग नहीं दे पाया, अगर मैं इसकी बात करूँ ना, इस पूरी रेंज इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दे पाया। बट हाँ, एक जैसे कहते हैं ना कि एक रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है कि रिवर्सल इसके अंदर में आ सकता है। एटलीस्ट यहां तक तो क्लियरली दिख रहा है। लेकिन आएगा कहां से, उसके लिए देखते हैं। वीकली पे इसने मल्टीपल डिमांड जोन बनाए। अब ये देखिए, मैंने ये सारे मार्क कर रखे थे। एक तो ये वाला डिमांड जोन, एक ये वाला डिमांड जोन, और अभी रिसेंटली इस वाले डिमांड जोन से ये चला। अच्छी बात यह कि सबका अचीवमेंट है। इसको देखेंगे आप, इसने इसको तोड़ा, इसको देखेंगे इसने इसको तोड़ा, और इसको आप देखेंगे इसने इसको तोड़ा। तो सबके सब चलने ही चलने थे। इनमें एंट्री मिल नहीं रही है। ये ऊपर चला गया, नहीं मिली, ये ऊपर चला गया, नहीं मिली, लेकिन इसमें एंट्री मिल गई, ऊपर जा रहा। और अब मैं क्या करने वाला हूं इसके अंदर में, कल है फ्राइडे,
कल ये कैंडल अगर ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो मैं ये मानूंगा कि ये भी वेल एंड गुड है। इस पे भी अब अपन ट्रेड ले सकते हैं। और अगर कल ऊपर नहीं जाती, यहीं कहीं से प्राइस नीचे आती है, तो ये एक ऐसा नॉन ऑथेंटिक टाइप से रहेगा कि यहां से ही प्राइस वापस नीचे आ गई और इसका कोई खास अचीवमेंट भी नहीं है। तो हो सकता है कि फिर इसका सपोर्ट इसको लगे, फिर यहां कहीं के आसपास में लॉन्ग होना ठीक रहेगा, क्योंकि अचीवमेंट इसका भी है। तो 388 के अराउंड या 390 मान लीजिए, राउंड फिगर में 390 के आसपास में हम लॉन्ग होंगे। और अब जो मंथली आप देख रहे थे ना, वो कोई खास स्ट्रक्चर नहीं लग रही है। देखिए क्वार्टरली पे जाएं, कुछ खास नहीं है। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसके टॉप पॉइंट पे 582। मंथली पे आते हैं, इसी लाइन को थोड़ा और नीचे कर देते हैं यहाँ तक 571। वीकली पे आते हैं, वही बिल्कुल सेम वही की वही है, जो कुछ खास नहीं है तो भी यहाँ पर, तो मतलब 570 तक जा सकता है। अब अगर कोई स्टॉक, अगर आपको 390 के आसपास में एंट्री मिलती है, तो 570 का एक अच्छा एरिया है, अच्छा टारगेट है। तो देखिए कितनी अच्छी मूव हो गई। और इसके अंदर में ऐसा नहीं कि यहाँ पर भी बाई करें, यहाँ पर एक चीज हमेशा ध्यान रखें, अगर ये इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो पूरी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली बनाए, ये ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं तो मेक श्योर प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली। और आज जो ऑलरेडी बताया ना, उस चीज को और इम्प्लीमेंट कर लेना, थोड़ी सी क्वांटिटी बाई करें ना, जल्दी बेचने का मन ही नहीं करेगा, और बाई चांस नीचे आएगा तो दोबारा भी ऐड करने का चांस रहेगा। पर हाँ, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, अच्छा स्टॉक हो सकता है, क्योंकि मैं खुद आपको बताऊं, इन सबको मैं देख रहा था यहाँ पर, और इसके अंदर में एंट्री मिली है इसके अंदर में। और अभी कल अगर फ्राइडे अगर अच्छी कैंडल बनाता है, तो ये एक वापस से ट्रेडेबल लेवल हो जाएगा, और नहीं बनाता, यहीं से नीचे आती है, तो फिर हो सकता है कि ये एक छोटी सी मूव दे और फिर नीचे आए और फिर यहां से चले, ये भी पॉसिबिलिटीज है। तो ये था आपका स्टॉक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। केवल केवल ने लिखा है एनी स्पेसिफिक स्टॉक में नो, और एनी स्पेसिफिक क्वेरी में भी नो। कोई बात नहीं, केवल अच्छा है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। अगला है किशोर। किशोर ने लिखा इक्विटास बैंक, और इसके बाद में किशोर ने लिखा है आगे, रेस्पेक्टेड सर, 40-40-20 स्ट्रेटेजी के लिए कौन से स्टॉक पिक करें? आपके डिस्कस करेंगे स्टॉक 100 रुपीज के आसपास में है तो क्या अप्रोच रखें? देखिए पहले तो अगर मैं दूसरे का आंसर दूं, दूसरे का आंसर आपको इसको पहले से ही मिल जाएगा, जो आपने इक्विटास बैंक लिया ना, इसको मैं समझाता हूँ। देखिए इसी से आंसर मिल जाएगा आपको। इक्विटास बैंक ईयरली का ये डिमांड जोन है, ठीक है। हाफ ईयरली का ट्रेंड वगैरह सही है, और ये है क्वार्टरली का डिमांड जोन। अब मैं ये कहूं कि ये एक ईयरली इनकम ट्रेड है, बिल्कुल सही बात है ये कहना। बट प्रॉब्लम क्या है कि, जस्ट ए मिनट, मैं थोड़ा सा इसको साइड में कर देता हूं ताकि इसकी विक हमें प्रॉपरली दिख सके। हाँ, ये है क्वार्टरली वाला जोन, और इसको मार्क कर देते हैं ऐसे। अब एक ईयरली इनकम ट्रेड जिसके अंदर में क्वार्टरली का जोन ज्यादा बड़ा हो गया, तो फिर तो बस वही वाली बात हो गई ना, इसको 2:1 के लिए तो क्या ही खेलें, ट्रेडिंग के लिए तो क्या ही खेलें, तो इसको एक एज ए इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं। कहाँ से लें? पहला ऑप्शन, किसी ने इसको यहाँ ऐड करा, और अगर आज आप पूछ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट आपके पास में यहाँ का ऑप्शन है। अब क्या यहाँ से रिवर्सल हो जाएगा या नीचे भी आ सकता है, उसको अगर मैं समझूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर में पूरी टॉप डाउन अप्रोच कर रखी है, और मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं ये कहूँ ईयरली का डिमांड जोन और ये हाफ ईयरली का सप्लाई, हाफ ईयरली के सप्लाई पे मैं प्रोक्सिमल लाइन रख देता हूँ सिर्फ यहाँ पर, और इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ रेड। ओके, हाफ ईयरली का सप्लाई जोन होगा, रेड लाइन मैंने रख दिया ताकि ये प्रोक्सिमल है। इसको तोड़ा किसने? इसने देखिए यहाँ कहीं के आसपास में जो मूव आई है, क्योंकि यहाँ तक तो तोड़ ही नहीं पाया ना, वापस नीचे आ गई, और ये कैंडल वापस नीचे गई, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आई ना उस सप्लाई जोन की वजह से प्राइस, तो बाइंग आई है वो यहाँ कहीं से आई है। और अब यहाँ से इसको अगर समझने की कोशिश करें, तो ये तो हाफ ईयरली पे दिख रही है, और अगर मैं इसी को क्वार्टरली पे और समझूं, क्वार्टरली पे आपको दिखेगा कि वो जो मूव आई है उसको हाफ ईयरली को हिट करा, हिट करने के बाद में प्राइस पहले नीचे आई है, और नीचे आने के बाद में फिर प्राइस ऊपर गई है, नीचे आने के बाद में फिर प्राइस ऊपर गई। और आज अल्टीमेटली जैसे होता है ना कि कोई कैंडल यहाँ ओपन हुई, ये वाली ग्रीन कैंडल देखिए कहाँ ओपन हुई है, एक बार मैं इस बॉक्स को हटा ही देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और इस ईयरली वाले डिमांड को भी हटा रहा हूँ। अब देखिए समझिए, प्राइस ओपन हुई यहाँ पर, ऊपर गई,
इसको टच करा, लो भी लगाया इसने, तो मतलब जो एक्चुअल में बाइंग आई है वो इसी वाले पॉइंट से तो आई है ना, क्योंकि इससे पहले तो एक रेड कैंडल बनी है और फिर यहां से ऊपर जाती जा रही, और बिल्कुल अभी इसी बॉटम को 50 रुपीज वाले को प्राइस ने प्रॉपरली टच कर भी लिया, और टच करने के बाद में देखिए धीरे धीरे अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। और इस वीकली का जो एक छोटा सा सप्लाई जोन है, जिसका कुछ छोटा सा अचीवमेंट भी है, ऐसी बात नहीं है, उस वाले सप्लाई जोन ने इसको रोक रखा है। अगर ये सप्लाई जोन टूटता है तो हो सकता है कि यहीं से इसका रिवर्सल आ जाएगा और यहीं से ये लॉन्ग हो जाएगा और ये स्टॉक कंटिन्यू चलता रहेगा। और दूसरी चीज ये कि एक बैकअप के तौर पे इसको भी रखें। जैसे अगर हम मंथली के ऊपर में जाएं, अभी चल रहा है ये इस वाले एरिया से, जैसे कहते हैं ना, ऐसे मंथली के डिमांड जोन सिर्फ वही मार्क कर पाएंगे जो इस स्टॉक में बने हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको मार्क करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, आप इसको मार्क कर लीजिए दूसरे वाले को, जो बॉटम वाला इसको। और ये है आपका 41 रुपीज के अराउंड। तो 55 के ऊपर में बाई करें इक्विटास को, और 41 पे, मतलब इसको 40 40 20 में आप रख लें। और ऐसा जरूरी नहीं कि हर स्टॉक में तीन तीन एंट्री पॉइंट बने, करंट मार्केट प्राइस पे बाई करें और सेकंड एंड थर्ड एंट्री दोनों की दोनों यहीं रख ले 41 रुपीज के अराउंड में, और फिर इसके अंदर में बने रहें आप। तो ये 40 40 20 के लिए परफेक्ट हो सकता है, फिर चाहे करंट मार्केट प्राइस से चले या कहीं से भी चले। जब इतने मैं इसको पिछले 3 4 दिन से जब देख रहा था, तो मुझे ऐसा सा लग रहा था ये जो कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर इस कंसोलिडेशन ने इस वीकली को अगर खत्म कर दिया, इस वीकली वाले सप्लाई जोन को, तो यहीं से रैली हो जाए, क्योंकि ये ऐसी सी कैंडल बना रहा था। और कहीं ना कहीं एक मुझे ये भी लग रहा था कि ये वाला जो डेली का डिमांड जोन है फॉलोअप, क्या पता इसका सपोर्ट ले, स्पेशली इस रेड बेस कैंडल का। तो पॉसिबिलिटीज है ना कि या तो यहाँ से या फिर यहाँ से ये ऊपर चला जाए, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। अगेन देखिए 55 पे अगर जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, तो 55 पे एंटर हो या 54.5 पे एंटर हो, 50 पैसे 100 पैसे के डिफरेंस से, मतलब 1 रुपए का डिफरेंस से क्या फर्क पड़ेगा जब आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं। तो यहाँ कहीं के आसपास में आप एंटर हो सकते हैं, ये यहाँ कहीं के आसपास में चल सकता है। इन केस नहीं चलता है तो हमारी सेकंड एंड थर्ड एंट्री तो एज इट इज पेंडिंग है, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। किसी ने एंट्री पॉइंट वन ऑलरेडी यहाँ पर भी ले रखा है, मैंने भी एक आधे अकाउंट में यहाँ पर भी ले रखा है, क्योंकि ये देखिए ऐसा सही लग रहा था बिल्कुल कि उस हाफ ईयरली वाले से क्या पता वहीं से चल जाए, और ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी ये ट्रेंड लाइन से बना रहा था। बट मैंने ये पैटर्न भी देखा है कि कभी कभी वो ट्रेंड लाइन टूटते टूटते रह जाती है और स्टॉक अचानक से सडनली नीचे आता है यहां से, या फिर और भी नीचे, और फिर यहां से एक शार्प मूव देता है, मतलब वो रिकवरी उतनी स्ट्रॉन्ग आती है। ये पैटर्न भी मैंने बहुत सारे स्टॉक में देखा कि ट्रेंड लाइन टूटते टूटते नीचे की तरफ एक नया लो लगाया और सब लोगों को एग्जिट करवा डाला। वापस से सुनिए, ट्रेंड लाइन टूटनी चाहिए थी ऊपर की तरफ, बिल्कुल ऐसा कैसा लग रहा, लेकिन नया लो लगाना स्टार्ट करा और सब लोगों को एग्जिट करवा दिया कि ये स्टॉक टाइम लगाएगा, और फिर वो बहुत इमीडिएट रिकवरी आती है। मतलब अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती ना, उससे भी फास्ट रिकवरी अब आ सकती है इसके अंदर में। होता है ना कि 60 रुपए का स्टॉक सीधा 100 हो गया एक वीक में या 2 वीक में, कल भी 10% अप, आज भी 15% अप, तो वो उसके पीछे यही रीजन होते हैं। पब्लिक को ट्रैप करवाना, सबकी पोजीशन को एग्जिट करवाना, सबके सब लोगों की एक्सपेक्टेशन इक्विटास चलेगा इक्विटास चलेगा, और फिर एक नया लो लगाना और ये हेडलाइन बना देना 52 वीक लो पे, उससे भी नीचे 100 DMA 200 DMA जो भी कन्वेंशनल टर्म्स है उन सब के नीचे, और फिर एक वी टाइप रिकवरी आती है। तो 40 40 20 के हिसाब से ये स्टॉक परफेक्ट हो सकता है। ऐसे ही स्टॉक जैसे और भी हैं, पीएसयू बैंक कितने सारे हैं, हमने ऑलरेडी पीएनबी को डिस्कस किया है, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पीएसयू, तो सारे के सारे ही हैं। इसके अलावा इन्हीं 10th क्लासेस के अंदर में हमने ईएमबीडीएल को डिस्कस किया, ईएमबीडीएल भी अच्छा 40 40 20 के लिए। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक डिस्कस करा, वो भी अच्छा 40 40 20 के लिए। तो 40 40 20 के लिए तो स्टॉक्स की कमी नहीं है, खूब सारे हैं। बट अगेन वही वाली बात है ना, कितने के स्टॉक ले सकते हैं अपन, उनमें भी तो हमें लिमिटेड ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और हम पढ़ते हैं। रोहित रोहित का क्वेश्चन है, रोहित विजय ये इनका नाम है, और इन्होंने पूछा लॉयड एसएमई, और इन्होंने इसके अंदर में लिखा है ये स्टॉक में हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड अपसा लग रहा है, ठीक है, मंथली पर एक अच्छे डिमांड जोन में प्राइस है, मतलब अभी HYIT ट्रिगर्ड हुआ है। और इसके आगे इन्होंने लिखा है
125 मिनट डिमांड जोन बेस्ट है। और इस स्टॉक में वीकली टाइम फ्रेम पर और डेली टाइम फ्रेम पर एक मिसिंग लेवल है। हम मिसिंग लेवल को भी कंसिडर कर रहे हैं। मेरा करंट प्लान और फ्यूचर प्लान क्लियर है। मैं न्यू फॉलोअप 125 मिनट डिमांड जोन और मिसिंग के डेली एंड वीकली डिमांड जोन को ट्रेड करने वाला हूं। और साथ में इन्होंने पूछा कि आपका प्लान क्या है। मिसिंग लेवल आरआर अच्छा दे सकता है। आगे इन्होंने अगले वाले टैब में जो लिखा है, सर ये था मेरा व्यू, प्लीज आपका व्यू और प्लान बताइए lloyd SME। प्लीज इसका प्लान आप बताइए, मुझे सिर्फ आपके एक्सपीरियंस से लर्निंग लेनी है। अब इतना बड़ा आपने लिखा है तो फिर डेफिनेटली मैं बताऊंगा। और मैं बता भी इसलिए रहा हूं क्योंकि आपने अपना पूरा प्लान लिखा है। अगर आप अपना पूरा प्लान नहीं लिखते तो शायद मैं भी नहीं बताता। तो चलिए मैं आपको मेरे वाला प्लान बता देता हूँ, फिर आप खुद देख लीजिएगा कि आप कहाँ तक इसके अंदर में सिंक हो पा रहे हैं। देखिए, ईयरली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, कुछ नहीं है। हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, कुछ नहीं है। जो आप डिमांड जोन की बात कर रहे हैं, ईयरली पे ये डिमांड जोन है, और हाफ ईयरली का अगर आप मार्क करें तो ये वाला डिमांड जोन है। क्वार्टरली के ऊपर में आप जाएं तो क्वार्टरली के डिमांड जोन में ऑलरेडी है। तो आपके अकॉर्डिंगली ये ऐसा भी हो सकता है कि हाफ ईयरली का तो हो गया है ये वाला डिमांड जोन, क्योंकि आपने हाफ ईयरली मेंशन करा, तो मैं ईयरली इनकम ट्रेड की तरफ ना जाके हाफ ईयरली इनकम ट्रेड की तरफ जा रहा हूँ। हाफ ईयरली का डिमांड जोन, क्वार्टरली का ट्रेंड जो कि हमारे फेवर में है, और क्वार्टरली का डिमांड जोन भी है, चाहे बड़ा हो लेकिन है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का भी। और ये है मंथली वाला डिमांड जोन इसके अंदर में यहाँ पर। अब देखिए, ऐसी ट्रेड को हमने सीखा कि डायरेक्टली तो हम 2:1 लेने वाले हैं नहीं इन ट्रेड को, क्योंकि हमें पता है कि हमारा 2:1 बहुत बड़ा मिलेगा हमें, क्योंकि रेंज बहुत ज्यादा बड़ी रह गई ना। तो ये वही वाली बात है कि ऐसी ईयरली इनकम ट्रेड हो या हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, जो मैंने आपको कहा कि आपने मार्क कर भी रखी है, तो इनको एक स्मार्ट तरीके से हमें खेलना है। तो मैं इसको अंदर में क्या खेल लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपने लिखा ना उसी से मैं समझ गया आपका जो लेवल मिसिंग है वो कब वो मेरा मिसिंग है, क्योंकि मेरी भी इसके अंदर में ट्रेड मिस हुई है और अभी भी वो मेरी मिसिंग नहीं चल रही। और वो कौन सी है, ये एज इट इज मैंने मार्क कर रखे हैं। और इसके आगे मैंने जो मार्क कर रखा है यहाँ पर, ये वीकली वाला एरिया जो कि मैंने मार्क करा था इसको ऐसे, और जो मिस हो रखा है, क्योंकि अब इससे ऊपर क्या एंट्री लेंगे। मैंने ऐसा नहीं कि यहाँ पर एंट्री ले रखी हो, जो मेरा खुद का ये मिस हो रखा है। हो सकता है किसी ने यहाँ एंट्री ली उसकी मिसिंग नहीं है, लेकिन मैंने खुद ने इसके अंदर में, मेरी कोई भी ट्रेड के अंदर में एंट्री नहीं हुई है। अब हम जाते हैं दिल्ली पे। अब जो दिल्ली का आप बात कर रहे हैं वो भी मेरे हिसाब से इसकी रेंज में बात कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक नया फॉलोअप डिमांड जोन बना है इसके अंदर में, ये वाला डिमांड जोन। और आज वाला तो कोई इतना खास नहीं बना है। और आप ये कह रहे हैं कि आपको ये दिल्ली वाला कम अच्छा लग रहा है, और इसके अंदर में जो 125 मिनट है वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये है आपका प्लान कि ये वाला। अब देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली ये 125 पे आप यहाँ एंट्री लें या यहाँ ले, कंफ्यूज होंगे। मुझे ये दिल्ली वाले में भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं लग रही। इस दिल्ली वाले में भी मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर में, जैसे आपने ये कहा कि मैं 125 मिनट पे एंट्री लूंगा, दिल्ली वाला आपको कम अच्छा लग रहा है। और आपने ये भी कहा कि मैं वीकली का जो मिसिंग है ना ये वाला, इसको मैं सेपरेटली खेलूंगा, इस वाले मिसिंग को एक अच्छे टारगेट के लिए। ये आपका प्लान है। मेरा प्लान ये है कि मैं इस दिल्ली वाले के अंदर में, क्योंकि ये मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने ही बना है, तो इसके अंदर में मैं एक एज ए क्विक ट्रेड एंटर होऊंगा। एक क्विक ट्रेड मैं इसके अंदर में एंटर होऊंगा। और अगर ये यहां से चलता है, मैं जल्दी बुक कर लूंगा। इसमें मेरी कोई ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि मैं इसके अंदर में 2:1 3:1 जाऊं, मैं इसमें जल्दी बुक कर लूंगा। लेकिन जैसे ही ये, मतलब ऐसे मैंने बुक करा, नीचे आया, मैं वापस एंटर होऊंगा। और इसके अंदर में मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा, इसके अंदर मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि एक मूव आए। बट मुझे ऐसा लगा कि मूव आने में टाइम लग रहा है, कुछ ना कुछ वीक पड़ रहा है, तो मैं उसको वापस से एज ए फ्री हिट के तौर पे कंसिडर करूंगा। और अगर मूव आते आते फॉलोअप डिमांड जोन बनते हैं ना कहीं पे भी, उन फॉलोअप डिमांड जोन को मैं वापस से ट्रेड करूंगा, क्योंकि मेरे लिए फिर एक वो काइंड ऑफ एक रिवर्सल होगा। क्योंकि देखिए, अच्छी बात ये है ना कि हायर टाइम फ्रेम से तो चल ही रही है ना, क्वार्टरली का ये डिमांड जोन है, मंथली का ये डिमांड जोन है, और उसी के अंदर में वीकली का एक ठीक ठाक ओरिजन है। तो उनको अपन कंसिडर करते हुए कर रहे हैं। अब मैंने जो मार्क कर रखा है ना नीचे, वो मैंने इन एरिया को भी करा, क्योंकि दिल्ली पे देखिए यहाँ पर भी कुछ ना कुछ है। जैसे अगर आप उस पूरे मंथली को मार्क करते हैं, वापस मार्क करता हूं मैं यहाँ पर,
ये है मंथली। अब देखिए दिल्ली पे जाते हैं अपन। आप देखेंगे एक दिल्ली का ये एरिया भी है। आप देखेंगे इसके नीचे भी कुछ ना कुछ है, बट वही वाली बात है ना कि ये बस एक बार आपने मार्क कर दिया, हमेशा ये एक्सपेक्टेशन मत रखें कि ये टूटेगा ही टूटेगा और यहाँ पर आएगी आएगी प्राइस। हर बार ये हर में एक्सपेक्टेशन रखना सही नहीं, ये बस आपने मार्क करा है। ये मार्क करी हुई चीजें बस ऐसे दिमाग में रखती हैं कि ऐसा नहीं कि अंधाधुंध यहाँ पर बल्क में बाइंग करके बस बने रहें। ये आपको कहीं ना कहीं क्वांटिटी भी लिमिटेड रखने देंगी और साथ में आपको ये भी रखेंगी कि 4:1 5:1 नहीं, एक ठीक ठाक अच्छे एरिया से चल रहा है तो 2:1 लेके एग्जिट हो जाए और फिर वापस से नया कोई फॉलोअप डिमांड जोन बने तो उसमें वापस से कर लें क्विक ट्रेड। मतलब मल्टीपल ट्रेड कर ले, पर ऐसा नहीं कि उसके अंदर में एक बार बल्क में लेके बैठ गए तो फिर बैठे हुए ही हैं। ये बस ये चीजें रिमाइंड करवाती हैं। तो मेरा प्लान यही है कि जैसे इस पे आएगी मैं एक एज ए क्विक ट्रेडिंग खेलूंगा, लेकिन पूरे प्रिकॉशंस के साथ में कि अगर रिवर्स होने लगी मैं एग्जिट कर दूंगा। मेरा इसमें 2:1 नहीं खेलूंगा, ये मैं क्लियर हूं कि मैं इसमें 2:1 नहीं खेलूंगा। और इसमें मैं ये क्लियर हूं कि इस वाली ट्रेड को मैं इससे अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में खेलूंगा और इसके अंदर में जो भी फॉलोअप लेवल बनेंगे मैं उनको भी खेलूंगा, इसमें भी मैं क्लियर हूं। तो ये है इसके अंदर में मेरा प्लान। ओके, अगला एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं 16th कॉलम में, क्योंकि एक कॉलम तो मेरा ही था, तो एक और पढ़ लेते हैं। हेमंता, हेमंता ने लिखा है शारदा क्रॉप प्राइस इज रनिंग फ्रॉम हाफ ईयरली इनकम ट्रेड एंड नाउ प्राइस कम फॉलोइंग मंथली डिमांड जोन, ऑल्सो वीकली डिमांड जोन इज देयर, सो आई कैन एंटर दिस वीकली डिमांड जोन। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उस वीकली डिमांड जोन में आप एंटर हो जाएं, HYIT ट्रेड चल रही है। ठीक है, आगे आपने कुछ एक चीजें और भी लिखी हैं, जैसे कि आपने अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी के ऊपर में लिखा है काफी बड़ा कि आपने 2019 में स्टॉक मार्केट जर्नी स्टार्ट करी, फिर वहां से कोर्स करा। However, due to my job profile and limited patience at that time, I was unable to execute trades effectively. Recently, my job responsibilities have changed, and I'm currently based in Bahrain, which allowed me to dedicate significantly more time in the stock market. I have now decided to gradually transit my career toward becoming a full-time stock market trader. Within a year, I am working consistently on improving my patience and analytical skills every day. I sincerely seek your valuable guidance and support in this journey toward becoming as a successful trader। बिल्कुल, देखिए पूरी गाइडेंस रहेगी और अच्छी बात है कि अब आपकी जॉब प्रोफाइल जो है वो आपको अलाउ कर रही है इतना टाइम देने के लिए, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो पेशेंस और आपकी जो मेहनत लगन है कि आप करना चाहते हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप खुद सीरियस हैं। तो कहते हैं ना कि जब अपन खुद सीरियस होते हैं तो कोई ना कोई ऊपर वाला ऐसा डॉट कनेक्ट कर ही देता है कि ठीक है चलो, आपको दिया टाइम, अब आप हो जाओ सीरियस अच्छे तरीके से। तो आप कंटिन्यू रखें, हम तो साथ बाय डिफॉल्ट है ही हैं आपके। अब आपने जो स्टॉक लिखा है इसको और मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ये लास्ट स्टॉक हम डिस्कस कर रहे हैं, देन उसके बाद में हम सेशन को क्लोज करेंगे। ईयरली के डिमांड जोन से शारदा क्रॉप चल रहा है। अगेन देखिए, आपने जो लिखा उसके साथ में जब भी आप कोई भी स्टॉक डिस्कस करवाएंगे ना, मैं उसमें आपको मेरी लर्निंग भी बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। और इस स्टॉक में भी मैं मेरी लर्निंग बताऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं GTFI के अंदर में भी है ये स्टॉक, और उससे आप लोग क्या सीख सकते हैं वो भी आप सीखिएगा। ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है, सप्लाई वगैरह सब कुछ ऑलरेडी खत्म है, लाइन को हटा ही देता हूँ कंफ्यूजन ना रहे। ईयरली के अलावा आप देखेंगे हाफ ईयरली के भी एक बहुत अच्छे डिमांड जोन से चल रहा है और प्रॉपरली टच होके चल रहा है, तो मतलब जहां से चला है ना वो तो बहुत अच्छा चला। बट बात ये है कि ये तो हिस्ट्री थी कि 450 से स्टॉक चला गया 1190 के अराउंड, और जितनी बड़ी ये कैंडल बनी उतनी बड़ी ये भी बनी, और वही कैंडल हाफ ईयरली वाली वापस भी आ गई। मतलब ये हाफ ईयरली की क्लोज नहीं हुई, वापस भी आ गई, और क्लोज हो भी जाती तो भी ऐसा रहता है ना कि रैली बेस रैली, लेगआउट तो बन गई लेकिन बेस बहुत बड़ी हो गई, तो ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन की रेंज बहुत ज्यादा हो जाती। और दो अभी तो हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना भी नहीं है, हम यही कह सकते हैं कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टाइम फ्रेम से चल रहा है। क्योंकि देखिए इससे पहले भी हाफ ईयरली किसी डिमांड जोन से चला और फिर नया डिमांड जोन बना उससे चल रहा है। बट अभी बात यह कि ईयरली पे नया कुछ नहीं है, हाफ ईयरली पे नया कुछ नहीं है, तो इनमें तो क्या ही देखें। बस इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि ईयरली और हाफ ईयरली के डिमांड जोन से चल रहा है, और आज तक जो भी ईयरली हाफ ईयरली बने हैं उन सब से चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो कुछ मिलेगा वो क्वार्टरली से स्टार्ट होगा।
क्वार्टरली पे देखते हैं। अगेन, क्वार्टरली पे कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं मिल रही जिसको मैं मार्क कर सकूं। यहां पर कुछ हो सकता है, लेकिन वो मंथली पे मिलेगा। मंथली पे जाते हैं। ये रहा मंथली का डिमांड जोन। अब दो डिमांड जोन है, एक तो है ये और एक है ये। और ये देखिए ऑलरेडी इससे चल रहा है। एक इस बॉटम को भी मैं से मार्क कर रहा हूं। ये रहा मंथली का डिमांड जोन। अब आपने जो ट्रेड बताई वो मैं समझ गया। यहां पर जो वीकली का डिमांड जोन है उसमें बताइए आपने, ये वाला, ये रहा वीकली। और इसी के अंदर में ये रहा डेली। तो काइंड ऑफ ये एक एमआईटी ट्रेड भी हो गई। क्यों? क्योंकि मंथली का डिमांड जोन है, वीकली का ट्रेंड फेवर में, और वीकली का देखिए यहां पर हमारे पास में इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम भी फेवर में है, और डेली का एग्जीक्यूशन। और डेली के एग्जीक्यूशन से प्राइस चल रही है अभी। और बॉक्स नहीं मार्क करते हैं, ज्यादा हो जाएंगे। लाइन को ही मार्क करते हैं। अगर विक टू विक बात करें, ऑलरेडी हमें एंट्री मिल चुकी है, और ऐसे ओरिजिन को विक टू विक कर सकते हैं। यहां से प्राइस जा रही है, हो सकता है चल जाए। उसी वजह से कहीं ना कहीं यही एक्सपेक्टेशन से ये जीटीएफ मोड के ऊपर में मेंटो ने डाल रखा है। बट मुझे पर्सनली थोड़ा सा इसके अंदर में ऐसा भी लगता है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट मैं अपनी लर्निंग आप लोगों को बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है, इस सप्लाई जोन को तोड़ा है ना, वो स्टार्ट जो प्रोग्राम हुआ वो यहां से हुआ, इस वाले एरिया से। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये वीकली टूट ना जाए, और अगर ये टूटता है वीकली, तो ये जो एरिया है ना, इसके एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। और ये मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस पता है किस वजह से बढ़ा, कि ये जो बाइंग स्टार्ट हुई है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ 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 से ही हो चुका है। तो ये वाला अगर टूटता है, मतलब हाई चांस है कि ये एरिया यहाँ कहीं के आसपास वाला ट्रैप कर जाए, क्योंकि इस वाले सप्लाई जोन को तोड़ा भी इसी ने है। वापस से सुनिएगा कि ये मंथली का डिमांड जोन है, और मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है उसके डिस्टल लाइन पे। मैं गए वीकली पे। अब आप देखेंगे कि वो वाली लाइन उस वीकली वाले के डिस्टल से काफी नीचे है, वीकली वाले के डिस्टल से काफी नीचे। और ये जो पूरा नाटक हो रखा है ना गार्बेज सा, ये सब कुछ यहीं पर है। और ये गार्बेज ने कहीं ना कहीं इस वाले एरिया को खत्म भी किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता इस एरिया के भी सपोर्ट की इसको नीड पड़ जाए। तो इन शॉर्ट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहां से ट्रैप करके चले। ये मतलब मेरी खुद की कैलकुलेशन है कि ये एरिया ना चले, जो मूव आनी थी वो आ चुकी है। हो सकता है कि थोड़ी सी और आ जाए, और हो सकता है बड़ी भी आ जाए, कोई बिग डील नहीं है। बट मैं कहीं ना कहीं ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पर आए ना, और पब्लिक ट्रैप हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से ही इसको चलाएंगे लोग। कहीं ना कहीं ये ज्यादा इंटरेस्टिंग एरिया लग रहा है मुझे एज कम्पेयर टू दिस। मैंने कहा ना, अगर किसी ने इसको मार्क कर रखा तो वो अपने प्लान के अकॉर्डिंगली प्रोसेस करे। ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है कि मैं इस स्टॉक को कब से देख रहा हूँ, किस तरह से इसका बिहेवियर नोटिस कर रहा हूँ, और किस तरह से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, वो मैंने मेरी लर्निंग शेयर करी है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इसको एक एज ए क्विक ट्रेडिंग की तरह खेलूंगा। अगर रिवर्स होने लगी तो मैं इसको भी एग्जिट कर दूंगा, और इसके नीचे जो कुछ भी लेवल बन रखे ना, इसको भी मैं क्विक ट्रेडिंग खेलूंगा। इस एरिया को मैं रिवर्सल मान लूंगा। ये वाले जो दो एरिया ने, इनको मैं अलग से मार्क करूंगा, जैसे ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। मतलब अलग अलग ट्रेड नहीं, दोनों के दोनों एक ही हैं, दोनों को मर्ज करते हुए। पर यहां पर मैं ये मान रहा हूं कि जो रिवर्सल यहां से आएगा ना, वो अच्छा होगा, और इसके फॉलोअप लेवल सब के सब मैं अच्छे से ट्रेड करूंगा। वही चीज कि एक 2:1 के प्रॉपर ट्रेड सेटअप तभी लूंगा जब मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि जहां पर प्रॉपरली ट्रिगर होना चाहिए था वहां पर हो चुका। मीन वाइल जो कुछ है ना, उसको मैं क्विक ट्रेडिंग की तरह ही काम में लेता हूँ। जो कुछ दिख रहा है उसको मैं क्विक ट्रेडिंग की तरह, मैं यहाँ पर जो मैंने एरिया मार्क करा है डेली के ऊपर में, उसको भी क्विक ट्रेडिंग की तरह काम में लूंगा। और ये जो मार्क करा उसको भी मैं क्विक ट्रेडिंग की तरह ही काम में लूंगा। अब ये नहीं कि लाइक ऐसे तो बॉटम ये भी है, तो क्या इसी से मानूं मैं? मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही ना, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। और मैंने कहा ना, ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से मैं इसको पोर्टफोलियो में लेके बैठ गया कि अब मैं इसको बेचूंगा ही नहीं और चलने दूंगा। मैं इसके अंदर में अग्रेसिवली बाइंग करूंगा, मतलब प्रॉपर 2:1 के ट्रेड सेटअप लूंगा। और मैं अगले प्रॉपर 2:1 के तो तभी लूंगा ना, जब यहां से कुछ एक फॉलोअप डिमांड जोन मुझे बनते हुए दिखेंगे। अगर नए फॉलोअप डिमांड जोन बन रहे हैं यहाँ पर कहीं पे भी, उन सबको ट्रेड करूंगा। और नए फॉलोअप डिमांड जोन नहीं बन रहे तो मैं क्यों ट्रेड करूंगा? मेरे को जो मिला वो लेके निकल गया, और मुझे इस रैली में कुछ भी अच्छा नहीं दिख रहा, तो मेरे पास में इस वाले लेवल का वेट करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि नीचे वाले लेवल का मैं वेट करूं। मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे आया, मैंने पैसा बनाया।
यहां से ऊपर जा रहा, फॉलोअप डिमांड जोन बनाते हुए मैं पैसा बनाना कंटिन्यू रखूंगा, और ऊपर जाते टाइम कुछ अच्छा नहीं बना रहा, कुछ अच्छे फॉलोअप डिमांड जोन नहीं बना रहा है, तो फिर मैं इसका वेट कर लूंगा कि ये चाहे मान लीजिए यहां कहीं से नीचे आ रहा। क्यों? क्योंकि ये फॉलोअप जोन नहीं बने। अगर ये फॉलोअप जोन बने हैं तो ऊपर जाएगी रैली, और ये फॉलोअप जोन नहीं बने हैं, सब कुछ गार्बेज सा लग रहा है, तो हो सकता है नीचे। फिर मैं यहां से वापस से सेम प्रिंसिपल को फॉलो करूंगा। देखिए, अपने लिए तो जो कुछ है वो लेवल है, एक बेस्ट लेवल है तो अपने को ट्रेड करना है। यहाँ पर बेस्ट लेवल बनते जाएंगे, मैं ट्रेड करूँ बस। इन बेस्ट लेवल पे कॉन्फिडेंस अच्छा क्यों है? क्योंकि ये एक अच्छे ओरिजिन से चल रहे हैं, तो मुझे ना इसमें प्रॉब्लम लग रही ना इसमें, और ना ऐसा कि यार इसकी वजह से मैं इसको ट्रेड ना करूं। मेरे लिए जितना ये है उतना का उतना वो है, क्योंकि ऐसे कोई एंड नहीं होता। ऐसे तो फिर ये भी ओरिजिन है, ऐसे कोई एंड नहीं होता। मुझे कौन सा हर एक शेयर में इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना करना कि मैं बिल्कुल बॉटम पे इन्वेस्टमेंट करूं। मुझे ऐसा चाहिए भी नहीं कि मैं इसको मार्क कर रहा हूं तो ये ऑल टाइम हाई जाए, या फिर मैं इसको मार्क कर रहा हूं तो यहां से ऑल टाइम हाई जाए। फिर मैं ये कहूं कि एक सेफ पॉइंट पे रखना है तो ऑल टाइम हाई तो यहां से जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, पर मुझे इन्वेस्टमेंट ही नहीं करना ना। मेरे लिए अगर हर एक लेवल पे, ध्यान से सुने, मेरे लिए अगर हर एक लेवल के ऊपर में, जैसे यहां से किसी भी तरह से 10% की मूव आए, यहां से 20-25% की मूव आए, यहां से 20-25% की मूव आए, तो मेरे लिए कौन सा बुरा? मुझे तो हर एक लेवल पैसा बना के दे रहा है ना, हर एक लेवल पैसा बना के दे रहा है। कभी इस बॉटम के ऊपर में आएगा तो मुझे पता है कि यार ऐसी चीजें तो और भी अच्छी हो गई, अब तो यहाँ पर मैं अग्रेसिवली लंबा खेल पाऊंगा अच्छा खासा। फिर मैं ये देखूंगा कि ये सप्लाई जोन कहाँ कहाँ पे बने हैं, कोई ट्रेंड लाइन के ऊपर में मुझे यहाँ पर कोई कंसोलिडेशन दिखेगा, तो वहां पर मेरी इसकी पूरी स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। और अगर ये फिर उस टाइम ऑप्शनेबल हुआ तो फिर मैं अलग तरीके से खेल लूंगा इसको। सो ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग, वो मैंने आप लोगों को शेयर कर दी है। तो 16th कॉलम तक हम रीड कर चुके हैं। पहले कॉलम को हटा दें तो मतलब 15 एंट्री हम रीड कर चुके हैं। इन 15 को मैं एलएमएस के उसमें फोल्डर में ऐड कर लूंगा। एंड इसके आने वाले जो है, ऐसा नहीं कि मैं 17th को यहीं से रीड करना स्टार्ट करूं क्लास में। मीन वाइल मैं जब अगला सेशन होगा उससे पहले मैं रीड करना स्टार्ट कर चुका हूँ, और ऑलरेडी लोगों को ऐड करना स्टार्ट कर चुका हूँ। जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, वो बिल्कुल वैसे के वैसे रखेंगे। ओके, तो मनोज ने याद दिलाया कि सर आप क्लास के लास्ट में कुछ बताने वाले थे। वो तो सब लोगों को याद है ये चीज। अच्छा, इसी वजह से सब लोग बराबर बने हुए हैं। अच्छा लगता है ना कि जब इतने सारे लोग आपके ज्ञान को, आपकी बोली हुई बातों को सीरियसली लें। और मैं देखता रहता हूँ कि आप लोग इमीडिएटली क्लास के बाद में ही उसकी पूरी एक फोटो बना के, जो प्रिंटेबल फोटो होती है वो बना के ग्रुप वगैरह में भी शेयर करते रहते हैं। काफी ग्रुप में मैंने देखा कि जो भी कुछ मैंने बात बोली, कुछ भी एक रैंडमली थी या कुछ भी थी, तो उसको एलएमएस की लर्निंग देते हुए आपने वो शेयर कर दी ग्रुप में। तो अच्छा लगता है कि सब लोग इतना सीरियसली लेते हैं उन चीज़ों को। ठीक है, बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो आरबीएल बैंक के ऊपर में था ना कहीं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। और उससे मतलब थोड़ा सा कनेक्ट होना, जैसे कहते हैं ना कि एक होता है कि बेस्ट केस सिनेरियो, और एक होता है वर्स्ट केस सिनेरियो। इसका लाइफ में या ट्रेडिंग के अंदर में क्या रोल है, उसकी मैं आपको चीजें बताता हूँ। दिन में हमेशा, दिन में हमेशा ध्यान से सुनना, लिखना इस चीज को। ये आपके कहते हैं ना पूरे स्टॉक मार्केट जर्नी से रिलेटेड है, कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप से रिलेटेड नहीं है। दिन में हमेशा हर दिन 5 मिनट प्रैक्टिस करें एक बेस्ट केस सिनेरियो को लेके। मतलब बेस्ट केस सिनेरियो ही सोचें 5 मिनट डेली, इसकी चीज की आदत डालें कि यार बेस्ट केस सिनेरियो सोचें। जैसे होता है ना कि हर चीज में, कई लोग कहते हैं यार आप हर चीज में इतना पॉजिटिव कैसे हो। कहीं पर ऐसा भी आपने सुना होगा, आप हर चीज में इतना नेगेटिव कैसे हो। दोनों टाइप के लोग होते हैं ना। मैं दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा हूँ, उन दोनों लोगों की कैटेगरी से नहीं, हमारे लिए क्या करना हमें उससे कनेक्ट कर रहा हूँ। हर दिन आपको 5 मिनट प्रैक्टिस करनी है बेस्ट केस सिनेरियो सोचना, कि एज ए ट्रेडर, कि एज ए ट्रेडर जब मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, या फिर मैं उस पाथ पे हूं एक अच्छा ट्रेडर बनने के पाथ पे, तो बेस्ट के सिनेरियो यही कि मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा, मैं एक अच्छी लाइफ बिल्ड कर रहा हूं, मैं एक अच्छा फ्रीडम बिल्ड कर रहा हूं, मैं आने वाले टाइम पे अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहा हूं। मतलब 5 मिनट बेस्ट के सिनेरियो सोचना, इसमें कोई भी ऐसी नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं बन पाया तो, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं कर पाया तो, मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं कर पाया तो, पहले से इतना नेगेटिव नहीं करना।
मैंने बताया ना, डेली 5 मिनट आदत डालें, ये प्रैक्टिस करने की, ये सोचने की कि बेस्ट केस सिनेरियो की मैं एक अच्छा ट्रेडर बन रहा हूँ, मैं एक अच्छी लाइफ बिल्ड कर रहा हूँ, मैं आने वाले टाइम पे अपने घर वालों के लिए कुछ करूंगा, अपने फैमिली के लिए कुछ करूंगा, मैं एक उनको फ्रीडम दिलाऊंगा, फाइनेंशियल फ्रीडम। ये हो गई 5 मिनट एक बेस्ट केस सिनेरियो की, हर दिन इसको याद रखें। और एक वर्स्ट केस सिनेरियो और उसकी भी आदत डालें, 5 मिनट। वो है हर एक ट्रेड के अंदर में एंटर होने से पहले, एक ट्रेड में एंटर होने से पहले 5 मिनट आदत डालें कि हर एक रिस्क, हर एक एवरी रिस्क, एवरी इमोशंस, एवरी पॉसिबल लॉस बिफोर यू क्लिक दैट बाई बटन। ये आपको वो कैलकुलेशन हमेशा याद दिलाता रहेगा जो हमने आरबीएल बैंक में इनसे समझ रहे थे ना, 100 स्टॉक्स के साथ में क्या होता है, 1000 स्टॉक्स के साथ में क्या होता है। वो चीजें आपको याद दिलाता रहेगा। जब भी आप एंटर होने वाले ना, उससे पहले एक फर्स्ट के सिनेरियो कि इसके अंदर में उल्टा हो गया तो, और मैं जो सोच रहा हूँ वैसा नहीं हुआ तो, नीचे आ गई तो, और प्राइस नीचे आएगी तो कहाँ तक आएगी। वो आपको कंट्रोल में रखेगी कितनी क्वांटिटी लेनी है, कंट्रोल में रखेंगे कितनी क्वांटिटी लेनी है। मैंने बोला ना, एवरी रिस्क, एवरी इमोशन, एवरी पॉसिबल लॉस बिफोर यू क्लिक दैट बाय बटन। दैट्स हाउ रियल ट्रेडर बिल्ड बैलेंस। यही आपको बैलेंस रखना। ये दूसरा वर्स्ट के सिनेरियो मैंने लाइफ को लेके या ट्रेडिंग को लेके नहीं बोला, ये ट्रेड को लेके बोला है, ताकि आप हमेशा कंट्रोल में रह के ट्रेड करें, हमेशा कंट्रोल में रह के ट्रेड करें। इस वर्स्ट केस सिनेरियो को नेगेटिव नहीं लेना कि ये नेगेटिव क्यों मैं विजुअलाइज करूं। ये नेगेटिव भी पॉजिटिव है, इसको विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज है। इसको अगर आप विजुअलाइज करेंगे ना, तो आप हमेशा कंट्रोल में रहेंगे, हमेशा कंट्रोल में रहेंगे आप, कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी। आप हमेशा ये रहेंगे कि यार, मैं सोचूं स्ट्रेट उल्टी पड़ गई तो, ये मैं आरबीएल बैंक ले रहा हूँ, ये उल्टा हो गया तो आपको रहेगा ना कि हाँ उल्टा हो गया तो इतना लॉस हो जाएगा ना, और मेरे पास में तो दूसरा कैपिटल भी नहीं है। तो आपको क्वांटिटी बहुत कम कम लेने देगा। फिर आप उस बात को क्लिक कर लेना जो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी ना, जितना कम क्वांटिटी आप लोगे ना, उतना ही आगे बढ़ोगे आप, उतना ही आगे बढ़ो, क्योंकि आप उतना ही लंबा स्टॉक को होल्ड कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है हर एक ट्रेड में एंटर होने से पहले एक 5 मिनट इस चीज की आदत डालना, वर्स्ट के सिनेरियो की। हर एक बाई बटन दबाने से पहले वर्स्ट के सिनेरियो की आदत डालना। और बेस्ट के सिनेरियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक एज ए ट्रेडर आपको बेस्ट के सिनेरियो भी हमेशा याद रखना है, कि मैं क्या बन रहा हूँ, क्या मैं अचीव करने वाला हूँ, क्या मैं अपनी फैमिली को क्या फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने वाला हूँ। वो अपने आप को विजुअलाइज करें कि हाँ, हमारे पास में भी एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल होगी, हमारे भी घर वालों के बहुत अच्छे अच्छे सपने पूरे करूंगा मैं। वो बेस्ट के सिनेरियो, वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा, हमेशा आपको कोई एक्सक्यूज नहीं बना देगा रिसर्च करने में। होता है ना कि यार आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं है तो क्या हुआ, कल कर लेंगे। एक दिन बिना फोन चलाए रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना। तो जिस चीज से पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर डिपेंडेंट है, चलो खुद के लिए नहीं, जो घर वाले हैं उन्हीं के लिए सोच लिया करो। यार घर वाले हैं, उनके बहुत बड़े सपने और उनकी खुशी ही सबसे बड़ी खुशी है। तो उनके लिए यार एक भी दिन ऐसा नहीं जाने दो जो रिसर्च ना करूं, तभी मजा आएगा। और ये बताऊं कब पॉसिबल हो पाएगा, वो बेस्ट के सिनेरियो को बार बार में रिवाइज करते रहेंगे ना, तो ये चीज काम करती है। आप काम करके देखना इस चीज को, ऐसे रेंडमली मैं कोई भी चीज नहीं बोलता कभी भी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाकी पूरी प्रोसेस, पूरी वर्किंग आपको बता दी है। आई होप कि आपने ये सेशन रियली एंजॉय किया होगा। चैट सेटिंग मैंने एवरीवन कर दी है वापस से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। यस, अभी नाम ले लेके नहीं पढ़ूंगा, अदरवाइज सेशन की रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी। बट जो भी आप लिख रहे हैं वो पढ़ सारा रहा हूं मैं।
ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, रियली थैंक्स अ लॉट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।